नमस्कार सभी को। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को दीक्षम क्लासेस में स्वागत है जी। आइए आज के इस वीडियोस में हम लोग बात करने वाले हैं बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में। जैसे कि हम लोग अभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तीसरा चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में क्या है कि अभी तक जहाँ तक हम लोग पोर्शन पढ़े यहाँ तक हम लोग को वैसा कुछ खास न्यूमेरिकल नहीं बन रहा था, बट अब जो हम लोग को सिलेबस में जो अब कवर होने वाला है टॉपिक्स, उसमें से हम लोग बहुत बड़े बड़े न्यूमेरिकल्स बनेंगे। और वो जो न्यूमेरिकल्स बनेंगे उसमें से हम लोगों को बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, क्योंकि विदाउट हम लोग अगर जो कॉन्सेप्ट है बेसिक मैथमेटिक्स जो कि हम लोग 11th क्लास में 12th क्लास में यूज होता है, अगर वो सारी चीज़ों को अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो फिर आप इस चैप्टर्स में अच्छे से प्रदर्शन नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी हैं जिनका बैकग्राउंड बायोलॉजी से है, उनका मैथ से कोई लेना देना नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो मैथ से हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे भी होंगे जिनका मैथ बायोलॉजी दोनों है। तो यहाँ पे मतलब कुल मिलाकर के इस चैप्टर को समझने के लिए वैसे विद्यार्थी जिनका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स से रहा है 11th एंड 12th में, तो वो सारे विद्यार्थी बहुत ही आसानी से इसे कवर कर लेते हैं, चीज़ों को समझ लेते हैं। लेकिन वैसे विद्यार्थी जिनका बायोलॉजी है, जिनका मैथ नहीं है, वो सारे विद्यार्थी इस चैप्टर को समझने में असमर्थ हो जाते हैं, इसे अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। तो मेरे रहते आपको प्रॉब्लम हो, ये तो हो ही नहीं सकता है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं आगे का कॉन्सेप्ट बताऊं जिससे आप सभी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को मिले। तो उससे पहले वो सारे टॉपिक्स को कवर करने से पहले मैं सबसे पहले बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पे बताने वाले हैं, जहाँ पे आपको लॉगरिदम के बारे में समझ में आएगा, जहाँ पे आपको पूरे डिफ्रेंशिएशन के बारे में समझ में आएगा, इंटीग्रेशन के बारे में समझ में आएगा। जैसे कि आप सभी लोग का बेसिकली जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो फिजिक्स में भी तो आप सभी लोग 11th क्लास में ही यूज कर लिए होंगे, वहाँ पर भी आपके टीचर्स ने बताया होगा फिजिक्स में कि क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, क्या होता है इंटीग्रेशन, इसका यूज कैसे करेंगे, ठीक है। बट मैं ये नहीं मान के चल रहा हूँ कि आपको कोई सिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे विद्यार्थी जिनका मैथमेटिक्स है नहीं है, वो सारे विद्यार्थी इसे देखेंगे, बारीकी से समझेंगे, ठीक है। बहुत ही इसको गहरा में नहीं उतरेंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स में अगर जाने के बाद जब डिफ्रेंशिएशन शुरू करते हैं तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती है। इंटीग्रेशन में जाते हैं तो उसके लिए बहुत सारे हम लोग के पास एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, टॉपिक्स वगैरह होते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम लोग को करना नहीं है, हम लोग को बेसिक्स जानना है। हेडिंग जैसे कि आप सभी लोग समझ रहे होंगे बेसिक मैथ्स, तो यहाँ पे बेसिक चीज़ों के बारे में जानना है जो इस चैप्टर्स में हम लोग को यूटिलाइज होने वाला है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है वो सारे विद्यार्थियों को जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, ठीक है। मैं हूँ, आपके साथ हूँ, मैं हर एक चीज़ आप सभी के बीच में यहाँ पे रखूँगा जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आप भी हंसते खेलते सारी चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आते हैं हम लोग सबसे पहले टॉपिक जो शुरू करने वाले हैं वो है डिफ्रेंशिएशन। क्या है डिफ्रेंशिएशन? डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या होता है? कोई एक बड़ा चीज़ है, उसको छोटे छोटे टुकड़े में डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसे छोटे छोटे टुकड़े में हम लोग को तोड़ना है, ठीक है। तो अभी देखो इसमें हम लोग कुछ यहाँ पे फॉर्मूलाज लिखेंगे, उसे बारीकी से समझिएगा कि इसको आखिर हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक भी फॉर्मूला का यूज करने आ जाएगा उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। हम लोग को इस चैप्टर में डिफ्रेंशिएशन का कोई लेना देना नहीं है, हम लोग को इस चैप्टर में लेना देना है सिर्फ इंटीग्रेशन से। बट सर आप डिफ्रेंशिएशन क्यों पढ़ा रहे हैं? इसलिए क्योंकि डिफ्रेंशिएशन से इंटीग्रेशन समझना आसानी होता है, एक दूसरे से आप रिलेट कर पाओगे कि क्या कहानी होता है, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले समझते हैं डिफ्रेंशिएशन का। तो देखो डिफ्रेंशिएशन में हम लोग को इसका जो सैम्बल होता है, डिफ्रेंशिएशन का जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है वो क्या होता है? डी और नीचे रहता है हम लोग को यहाँ पर कुछ भी यहाँ पे रह जाएगा हम लोग को वेरिएबल, जैसे कि एक्स रह सकता है, वाई रह सकता है, कुछ ऐसे रह सकता है, ठीक है। तो हम लोग को कुछ इस प्रकार से उसका क्या रहता है? सैम्बल होता है, ठीक है। ऐसा रहेगा या फिर आपको ऐसा दिखाई देगा डी वाई, मतलब यहाँ पे एक्स वाई की जगह में कुछ भी हो सकता है। कभी कभी आपको ऐसे भी दिखाई देगा डी बाई डी टी, मतलब कि यहाँ पे हम लोग को इसका मेन मुद्दा है कि इसका जब सॉल्व मतलब डिफ्रेंशिएशन को रिप्रेजेंट करते हैं वो डी बाई डी रहता है, ठीक है। यहाँ पर कुछ रहेगा और यहाँ पर कुछ वेरिएबल होता है, जैसे कि एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड, मतलब जिसके रिस्पेक्ट में तुमको क्या करना है उसे सॉल्व करना है। जैसे कभी कभी क्या रहेगा हमारे पास एक्स वाले टर्म्स रहेंगे तो वहाँ पे एक्स रहेगा, मतलब हम लोग को एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में उस चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़े में बांटना है। वाई का वहाँ पे पूरा फंक्शन रहेगा तो वाई के रिस्पेक्ट में हम लोग करेंगे, जेड के फंक्शन में रहेगा तो जेड के रिस्पेक्ट में करेंगे, समझ में आ रहा है ना। तो ये हम लोग को वेरी करता रहेगा, लेकिन हम लोग को रिप्रेजेंट जो करते हैं डिफरेंशिएशन का वो करते हैं डी बाई डी एक्स, डी बाई डी वाई, डी बाई डी जेड, ऐसे करके। क्लियर है यहाँ तक? तो ये रहा हम लोग को डिफरेंशिएशन का सैम्बल, क्लियर है। उसी प्रकार से हम लोग इंटीग्रेशन का जब बात करेंगे तो इंटीग्रेशन का हम लोग सैम्बल होता है ऐसा,
सांप जैसा, ठीक है। ये सिंबल कहीं आ जाता है तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। और यहाँ पर भी हम लोग को क्या रहता है, फंक्शन आ जाता है, कभी एक्स के रिस्पेक्ट में, कभी हम लोग वाई के रिस्पेक्ट में, कभी हम लोग जेड के रिस्पेक्ट में, कभी हम लोग करेंगे इसको डी टी के रिस्पेक्ट में। मतलब यहाँ पे जो वेरिएबल शो हो रहा है एक्स वाई जेड, जिस प्रकार से यहाँ पर वेरिएबल हम लोग को चेंज हो रहा था उसी प्रकार से यहाँ पर भी चलेगा कि आखिर क्या है वो फंक्शन, किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो वो तो डिपेंड करेगा ना क्वेश्चंस पे, कि क्वेश्चंस बताएगा कि हमें इसके रिस्पेक्ट में क्या करना है, हम लोग को इंटीग्रेट करना है, डिफ्रेंशिएट करना है, तो वो चीज़। तो डिफ्रेंशिएशन में क्या रहता है, इस प्रकार से सिंबल होता है डी बाई डी। और यहाँ पे क्या होता है, सिर्फ ये एरो रहता है जिसको इंटीग्रेशन का सिंबल बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो सांप जैसा दिखाई दे रहा है ऐसा इसका सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। और यहाँ पर क्या रहता है, कोई फंक्शन रहता है जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग को इंटीग्रेट करना होता है, ठीक है। तो हम लोग धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे। अभी हम लोग समझ गए कि हाँ सर, डिफरेंशिएशन का सिंबल ऐसा होता है, इंटीग्रेशन का सिंबल वैसा होता है, ठीक है। चलो अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूलाज का, ठीक है। जैसे कि मान के चलो आपके पास इस प्रकार से दिया हुआ है d और यहाँ पर दिया हुआ है dx, ठीक है। और यहाँ पर आपको एक फंक्शन दे दिया है, आप ऐसे समझिए, ठीक है। हालांकि हम लोग को ऐसा रहेगा dy बाई dx रहेगा, ठीक है। जहाँ पे आपको y बराबर कुछ दिया रहेगा, y बराबर मान के चलिए आपको दिया है x स्क्वायर, ऐसा करके। तो यहाँ पे हम लोग को y के जगह में ये वाला पुट करना है, पुट करने के बाद इसको हम लोग क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तभी उतना बड़े बड़े चीज़ों के बारे में हम लोग नहीं जानेंगे, अभी सिंपल समझते हैं। जैसे मान के चलो अभी फॉर्मूला आपको इस प्रकार से रहे d बाई डी एक्स, ठीक है। फंक्शन दिया, मतलब हम लोग को वेरिएबल दिया है किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। और मान के चलिए आपको यहाँ पर भी x लिखा हो, dx बाई dx लिखा हो, समझ रहे हो। जो आपका नीचे वेरिएबल है वही चीज़ वहाँ पे आपको फंक्शन में दिया हुआ है x। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, देखो डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल से आप समझते चलिएगा, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर है x, ठीक है। इसके पावर में कुछ हम दे देते हैं n, क्या है x, इसका पावर में है n। अगर हम लोग मान के चलो कोई भी ऐसा फंक्शन है कि जो वेरिएबल है उसी का वेरिएबल का फंक्शन है और उसका पावर हम लोग को क्या है, n है, कुछ भी पावर हो सकता है 1 2 3 4, अरे कुछ भी, नथिंग एल्स, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या है, इसको डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, तो फॉर्मूला होता है कि देखो जिसके रिस्पेक्ट में तुम कर रहे हो उसका जो पावर रहता है वो पावर हम लोग को बाहर आ जाता है। जैसे यहाँ n है तो यहाँ पर आ जाएगा n, बात को समझो, देखो देखो बारीकी से समझो। हम लोग को क्या है कि हम लोग डिफरेंशिएशन का सैंपल जानते थे सर, डी बाई डी एक्स, डी वाई डी जेड, अरे कुछ भी हो सकता है, तभी हमको एक्स वाला फंक्शन आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ऊपर है डी और नीचे आ गया डी एक्स। अब हम लोग को फंक्शन हम लोग को क्या दिया हुआ है, तो एक्स के टर्म में दिया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल भी क्या था, x के रिस्पेक्ट में दिया हुआ था, और हम लोग को फंक्शन क्या है, x दिया हुआ है, ठीक है। अब मान के चलो तुम्हारे पास जो फंक्शन दिया हुआ है वो दिया हुआ है x का पावर में कुछ दिया हुआ है, कुछ भी, ठीक है। तो हम लोग मान लिए यहाँ पर n दिया हुआ है। तो अगर यहाँ पे x के पावर n है, इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर रहे विथ रिस्पेक्ट टू x, तब हम लोग को क्या होगा, तो जो भी इसका पावर होता है वो पावर चला जाता है बाहर। तो देखो बाहर आ गया, कहाँ चला गया, बाहर, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इनटू जो भी यहाँ पे वेरिएबल, मतलब जो भी यहाँ पे हम लोग को फंक्शन में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर x है तो x लिखेंगे। अब इसका पावर, जो भी पावर था उसमें एक माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n था, इसमें एक माइनस कर देंगे, बस यही हो गया उसका डिफ्रेंशिएशन। कितना आसान है, देखो फिर से समझो। कोई भी हम लोग को फंक्शन दिया रहेगा, ठीक है, और अगर उसी के रिस्पेक्ट में हम लोग को क्या करने बोल दे, डिफ्रेंशिएट करने बोल दे, तो ध्यान रखिएगा जैसे यहाँ x है तो x है, ठीक है। यहाँ पर अगर y लिखा रहता था कुछ नहीं कर नहीं सकता, मतलब जो यहाँ पे है अगर उसी के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करने बोल रहे तभी हम लोग काम करेंगे ऐसा, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि यहाँ पे डी वाई और अपॉन में डी एक्स है, अरे भैया उसका कुछ नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि उसका वेरिएबल तो अलग अलग चीज़ है ना, तो वैसे नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया। तो इसके पावर जो भी था वो पावर हम लोग बाहर निकाल दिए, तो यहाँ पे n आ गया, और जो भी इसका पावर था पावर में एक हम लोग माइनस कर देंगे उसका, ये हो गया उसका डिफ्रेंशिएशन का। जैसे इसका एग्जाम्पल की हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल आराम से समझिएगा, देखो इतना बेसिक से मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्या है, बच्चे बायोलॉजी के हैं। मैथ वाले बोलेंगे सर आप किस तरह से इसको समझा रहे हैं, भाई मेरा मजबूरी इस तरह का समझाना है, ठीक है। क्योंकि देखो अभी मैं भी एक मैथ का स्टूडेंट हूँ, तो मैं मैथ के टर्म में मैं इसको समझा सकता था, ठीक है। बट मैं नहीं चाहता हूँ कि वैसे बच्चे जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है वो मतलब उस लेवल का समझे, ठीक है, क्योंकि वो अभी नहीं समझ पाएंगे उस चीज़ों को, कम समय में है ना, हम लोग को एक वीडियो में सारा कुछ कवर करना है, तो उन लोग को वैसा ही लैंग्वेज में, वैसा ही कंडीशंस में मुझे समझाना है जिससे उन लोग को हर एक चीज़ समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये चीज़
तो चलो हम लोग यहाँ पे चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है इस प्रकार से कि डी है और यहाँ पे आपका जो फंक्शन दिया हुआ है वो मान के चलो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, और नीचे हम लोग को किसके रिस्पेक्ट में बोल दिया, एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएट करने बोल दिया। तब क्या होगा, हम लोग अभी जस्ट देखे कि अगर दोनों जगह हम लोग को सेम सेम दिखाई दे रहा है, मतलब वेरिएबल क्या है जिसके रिस्पेक्ट में वो एक्स है और ऊपर फंक्शन भी क्या है एक्स, तो अगर यदि इसका पावर कुछ है तो वो पावर बाहर आ जाएगा। बाहर क्या है, जा जाएगा 2 इंटू, अब x था तो x, इसका पावर में जो था उसमें एक माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 माइनस 1, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स, बस तो क्योंकि 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, खत्म, ये हो गया 2x हो गया। अगर मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा आ गया है एक्स क्यूब और यहाँ पर dx, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे भाई, वेरिएबल दोनों जगह सेम सेम मिल गया। अब इसका देखो, इसका पावर है, पावर कहाँ चला जाएगा, बाहर, बाहर क्या है 3। अब यहाँ पे x के पावर में क्या करते हैं, एक माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे अभी स्टार्टिंग है तो स्टार्टिंग में ऐसे कर लो 3 माइनस 1, क्योंकि 3 था उसमें एक माइनस कर देंगे। अब क्या हो जाएगा 3 इंटू एक्स का पावर 2, ऐसा हो जाएगा। लो कितना आसान है। अब मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा दे दिया d और x का पावर दे दिया यहाँ पर कितना, मान के चलो 9 दे दिया ऐसा करके, और नीचे दे दिया है dx। अब क्या होगा, अरे सर अब तो समझ गए, 9 बाहर आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर x का पावर में जो है उसमें एक घटा दीजिए तो 9 है, अब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। लो आई होप कि वैसे विद्यार्थी जो बायोलॉजी बैकग्राउंड के हैं इस फॉर्मूला का यूज करने आ गया होगा। तो ये पहला फॉर्मूला है किसका, डिफरेंशिएशन का। आई होप कि सभी बच्चे इसे समझने में सक्षम हो पाए होंगे। चलो लिख लो। अच्छा एक सवाल और, मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा आ गया कि dx ऊपर है और नीचे भी dx है, अब इसका क्या करोगे, अरे भैया अब इसको करेंगे तो हम लोग ऐसा ही करेंगे, इसका पावर 1 है तो 1 को बाहर निकाल लो, यहाँ पर x का पावर क्या करोगे 1 माइनस 1 करोगे। अब बताओ यहाँ लिखोगे तो 1 और इंटू एक्स का पावर कितना हो जाएगा 0, और x का पावर 0 मतलब 1, मतलब मोटा मोटी आपका क्या हो गया 1 हो गया। मतलब अगर सेम सिर्फ है वेरिएबल और उसको अगर उसी रिस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएट करो तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा आ जाता कि dy बाई dy क्या हो जाएगा 1, मान के चलो dt बाई dt ये क्या हो जाएगा 1, खत्म कहानी। और अभी जो ये सब जो फॉर्मूला यूज किए हैं ये टी के रिस्पेक्ट में भी हो सकता है। मान के चलो तुम्हारे पास है यहाँ पे ऐसा d यहाँ पे t का पावर 4 और यहाँ पे है dt, ऐसा क्या है, तब यहाँ पे क्या करोगे सर, ये हो जाएगा उसी तरह से, देखो दोनों तो सेम सेम दिखाई दे रहा है, t के रिस्पेक्ट में ही हम लोग को डिफ्रेंशिएट करने बोला है, तो इसका पावर बाहर, ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा t, 4 में एक माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3। लो कितना आसान है, तो तुम्हें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्लियर है यहाँ तक, चलो इसे लिख लो जल्दी से लिखते चलो। अब देखो आगे हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा कुछ कंडीशन दिया है कि d है और यहाँ पर दे दिया है तुम्हारा इस प्रकार से, मान के चलो ऐसा क्या करते हैं हम लोग, मान के चलो या फिर ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास y बराबर दे दिया, y बराबर क्या दे दिया 1/x², ऐसा दे दिया, ठीक है। और तुम्हें डिफ्रेंशिएट करने बोल दिया है, मतलब dy बाई dx निकालने बोला है। कैसे निकालोगे सर, dy बाई dx मतलब d और y की जगह में कितना है सर, y की जगह में है 1/x², अरे यही तो है, हाँ, और नीचे हम लोग को dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है, क्लियर। अरे डिफ्रेंशिएशन को dy बाई dx से ही दिखाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से पहले y का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया 1/x², तो y की जगह बिठा देंगे तो ये हो गया, ठीक है। अब देखो x के रिस्पेक्ट में ही हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, क्या यहाँ पे x के अलावा कुछ है नहीं, अरे x ही तो है। अब उसको इंटीग्रेट करना मतलब डिफ्रेंशिएट करना है, कैसे करोगे। अब देखो भाई ऐसा मत कर देना तुम लोग जबरदस्ती, कैसे कि सर यहाँ पे सेम सेम दिखाई दे रहा है, इसका पावर बाहर आ जाएगा मतलब 2 आ जाएगा सर, और यहाँ पे इसका पावर में हो जाएगा एक घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सर -1, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा सर 1। ऐसा गलती मत करना, 2x नहीं होगा इसका, ऐसा गलती नहीं करना। इसको सॉल्व कैसे करना है अब मैं समझाता हूँ, ठीक है। चूँकि अभी हम लोग का क्या है, ये x ऊपर नहीं है बल्कि x नीचे है, तो इसको पहले ऊपर लेकर जाएंगे, तो कैसे लिखोगे, ये हो जाएगा d, ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सर x² तो होगा, लेकिन यहाँ पे पॉजिटिव में था, ऊपर आ जाएगा नेगेटिव में। अब नीचे क्या हो जाएगा सर dx। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो अब देखो सेम सेम इसका पावर बाहर, तो ये -2 बाहर निकलेगा, ना कि 2 इंटू x के पावर में देखो -2 तो था, इसमें एक घटाना होता है मतलब -1। अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर -2 इंटू एक्स का पावर क्या हो जाएगा -3। अब ये -3 को नीचे लिख दो तो ये क्या हो जाएगा -2 इंटू 1/x³।
तो ये हो गया इसका आंसर। क्लियर है? इसी को तुम ऐसे लिख देते हो कि -2/x³ देख लो भाई, अगर तुम्हारा इस प्रकार से इन्वर्स में दिया है तो उसका किस प्रकार से तुम्हारा डिफ्रेंसिएशन हो रहा है। आई होप कि सभी चीज़ें तुम्हें समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो एक और एग्जांपल हम लोग लेके चलते हैं। मान के चलो तुमको डिफ्रेंशिएट करने के लिए बोल दिया है ऐसा कि d है और यहाँ पर दे दिया 1/x⁴। ठीक है, और यहाँ पर दे दिया है dx। अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? फिर इसको ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि हम लोग नीचे वाला नहीं जानते हैं, ऊपर वाला जानते हैं। तो इसको कैसे करोगे? d और यहाँ पर करेंगे सर x⁻⁻4 हो जाएगा सर, और नीचे हो जाएगा dx। अब फिर उसी तरह से पावर बाहर मतलब -4 हो जाएगा सर, और x के पावर में एक माइनस कर देंगे मतलब -4 -1। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा -4 × x⁻⁻5, और इसी को लिख देंगे सर -4/x⁻5। अरे ये नीचे जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, खत्म कहानी। आई होप कि सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। चलो यहाँ तक लिख लो। अब चलो चलते हम लोग तीसरा तरफ। ठीक है, तीसरा हम लोग जब फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं तब यहाँ देखो क्या होगा। अगर यदि मान के चलो तुम्हारे सामने डिफ्रेंसिएशन ऐसा है कि यहाँ पर दे दिया कुछ वैसा कि 2 है और यहाँ पर दिया हुआ है x²। क्लियर है? और नीचे हम लोग को दे देता है ऐसा कि dx। अब इसको डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? तो देखो जो भी कांस्टेंट रहेगा, जैसे ये कोई वेरिएबल थोड़ी है, वेरिएबल इन द सेंस कि x y z ऐसे तो कुछ है नहीं भाई, है क्या? कुछ नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर क्या है, ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट है तो इसको क्या करेंगे? बाहर लिखेंगे। तो जो भी कांस्टेंट तुम्हें दिखाई देगा उसको बाहर कर देंगे और इस प्रकार सब लिख देंगे dx²/dx। क्लियर है? मतलब जो भी कांस्टेंट के रूप में रहेगा उसको बाहर निकाल देंगे। ठीक है, तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो अब देखो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 2 × फिर उसी तरह से बाहर हो जाएगा पावर सर, मतलब ये 2 हो जाएगा, और इसके पावर में क्या हो जाएगा? एक घट जाएगा मतलब 2 - 1 हो जाएगा। मतलब क्या लिखोगे? 2 × 2 = 4 और यहाँ पर x हो जाएगा। आई बात समझ में? मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा दिया हुआ है कि d और यहाँ पर दिया हुआ है ax³ और नीचे दे दिया है dx। क्या करोगे सर? a को बाहर निकालेंगे, उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्लियर है? अब फिर यहाँ से सर पावर इसका बाहर निकल जाएगा और एक पावर घट जाएगा, मतलब ये हो जाएगा सर 3a और x का पावर हो जाएगा 2। आई होप कि सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी प्रकार से कुछ हम लोग को ऐसा देखने को मिलेगा आगे चल करके। कैसे देखने को मिलेगा? जब अभी हम लोग आगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर, तो वहाँ पे जैसे मान कर चलो यहाँ पर d है, यहाँ पर दे दिया k और यहाँ पर दिया है t। क्लियर है? और यहाँ पर स्क्वायर दिया हुआ मान के चलो, और नीचे दे दिया है dt। अच्छा तुम पहचानोगे कैसे कि कौन है वेरिएबल और कौन है कांस्टेंट? अरे भाई नीचे जो भी दिया है अगर वही चीज़ ऊपर है तो सिर्फ वही वेरिएबल है, उसके अलावा जितना है सब कांस्टेंट है। सब क्या है? कांस्टेंट है मान के चलो। ठीक है, तो अभी यहाँ पे तुम्हारा देखो t है तो t है, और ये क्या है? कांस्टेंट है। ये क्या है? कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे सर? ये हो जाएगा हम लोग को k और इंटू ये हो जाएगा t² और नीचे हो जाएगा सर dt। अब ये हो जाएगा सर k और इंटू 2 बाहर चला जाएगा, फिर यहाँ पे t का पावर हो जाएगा 2 - 1। तो इसको क्या लिखेंगे सर? 2k × t ऐसा लिखेंगे। आई होप कि किसी को समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अब देखो डिफ्रेंसिएशन में और कई हम लोग को फॉर्मूला, बहुत सारे फॉर्मूला। ये तो हम लोग जब चलेंगे मतलब हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन लेकर के चलेंगे तो वो तो अलग ही दुनिया चलता है। साथ ही साथ एक हम लोग को ऐसा भी होता है, कैसा होता है कि मान के चलो दो को वेरिएबल दिया हुआ है, ठीक है, और जो कि इंटूम दिया है, जैसे x और इंटू में y दिया हुआ है, और यहाँ पर हम लोग को रिस्पेक्ट में दे दिया है किसके? तो dx के रिस्पेक्ट में दे दिया है। तो इसका अलग ही फंक्शन चलता है, लेकिन ये सब चीज़ के अभी हम लोग को नीड नहीं है। बताने का बहुत कुछ है हम लोग को मैथमेटिक्स में। बोले ना कि जब मैथमेटिक्स में जो बच्चा पढ़ता है वहाँ पे बहुत चीज़ें पढ़ना है हम लोग को, चाहे वो डिफरेंशिएशन की बात हो, चाहे इंटीग्रेशन की बात हो, चाहे वो लॉगरिथम की बात हो, बहुत कुछ पढ़ना है उन लोगों को। लेकिन अभी हम लोग को इस चैप्टर में जितना जरूरत है बस उतना ही तुम लोग को जानना है ना। केमिस्ट्री में क्या यूज हो रहा है, तो केमिस्ट्री में सिर्फ अभी जितना कुछ अभी आप लोग को फंक्शन बताया, जिस तरह से फॉर्मूला बताया 3, यही तीनों हम लोग को यूज होने वाला है, बस इनफ है। इसके अलावा हम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो इतना लिख लो, उसके बाद हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन की तरफ। देखो कितना आसान है भाई, बस इतना सा तुम्हें समझना था, और उसके बाद देखना जब हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ाएंगे तो वहाँ पे कितना आराम हो जाएगा। चलो लिख लो इतना। अब देखो इंटीग्रेशन भी देखो जैसे हम लोग अभी डिफ्रेंशिएशन किए, जस्ट उसका ये उल्टा है। क्यों?
डिफ्रेंशिएशन का मतलब होता है एक बड़ा सा टर्म है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना, ठीक है। और इंटीग्रेशन का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े को जमा करके इसको बड़ा बनाना। मतलब इंटीग्रेशन जोड़ने का काम करता है, डिफ्रेंशिएशन तोड़ने का काम करता है। इंटीग्रेशन जोड़ता है, डिफ्रेंशिएशन तोड़ता है, बस यही अंतर है इसमें। क्लियर है। तो जिस तरह से डिफ्रेंशिएशन में हम लोग को काम हो रहा था छोटा और बड़ा से छोटा हो रहा था, अभी इंटीग्रेशन में क्या होगा, वही छोटा से बड़ा आ जाएगा। मतलब समझ रहे हो, अभी डिफ्रेंशिएशन में बड़ा चीज़ था ऐसा करके, देखो अभी हम लोग यूज कर रहे थे ना dx³/dt, मतलब कि dx। अब इसको क्या लिख रहा था, 3x² कर रहा था। अरे भैया ये क्यूब में था, तोड़ दिया स्क्वायर में। अभी जस्ट इसको क्या करेगा तुम, इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट करेगा जैसे अभी देखो ये डिफ्रेंशिएशन था, यहाँ से यहाँ गया, मतलब ये बड़े टर्म को छोटे टर्म में बदला। अभी देखो इंटीग्रेशन में क्या हो जाएगा, इसी छोटा से यहाँ तक पहुँच जाएगा। वहाँ पे क्या करेगा, 3x² इसको है सो dx में ऐसा करके इंटीग्रेट करेगा। मतलब ये जो छोटे टर्म है उसको इंटीग्रेट करेगा x के रिस्पेक्ट में, तो देखो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा x³। मतलब इसी का जस्ट उल्टा है कौन, इंटीग्रेशन। इसका जस्ट उल्टा है डिफ्रेंशिएशन। समझ में आ रहा है, डिफ्रेंशिएशन छोटा टर्म में बदलता है, इंटीग्रेशन उसको बड़े टर्म में बदल देता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये चीज़ करना है। तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन का कुछ फॉर्मूला इसको हम लोग को समझना है। इसका तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला होता है, अथाह होता है। जब मैथमेटिक्स में पढ़ता है लोग, अभी जैसे क्लास 12th में ही है इंटीग्रेशन, भाई सबसे स्कोरिंग मार्क्स है। स्कोरिंग मार्क्स कहने का मतलब उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादा मार्क्स का, ठीक है। तो मैथ वाले तो अपना दुख तो बयां कर ही सकते हैं कि हाँ सर बहुत दिक्कत होता है सर इस पर पढ़ने में सर। और ऑब्वियस सी बात है, इंटीग्रेशन को पढ़ने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होता है एक स्टूडेंट को। अगर तुम हर सप्ताह उस चीज़ को रिवाइज नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। ऐसा है इंटीग्रेशन, ठीक है। तो हम लोग वहाँ तक नहीं जाने वाले, हम लोग तो बेसिक चीज़ें जानने वाले हैं, ठीक है। हम लोग मैथ का चीज़ नहीं पढ़ रहे, हम लोग केमिस्ट्री का मैथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलो हम लोग समझते हैं इसमें इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में देखो इसका फॉर्मूला नंबर 1, ठीक है। सबसे पहले इंटीग्रेशन को समझ गया ना कि उसको ऐसा सैम्पल्स हम लोग दिखाते हैं, ठीक है। अभी जैसे मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा दे दिया है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। अब यहाँ पे हम लोग करने जा रहे हैं इसका। अच्छा एक चीज़ और, डिफ्रेंशिएशन के नीचे लिख लो, तो अभी जस्ट हम लोग लिखा भी नहीं होगा उसमें। देखो कभी ऐसा तुम्हारे आ जाए कि डिफ्रेंशिएशन और यहाँ पर कुछ कांस्टेंट आ जाए, कांस्टेंट कहने का मतलब यहाँ पर a आ जाए और यहाँ पर आ जाए तुम्हारा dx। मतलब कभी भी अगर कुछ कांस्टेंट का अगर तुम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हो, अरे भैया यहाँ पे वेरिएबल तो है ही नहीं है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन 0, उसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर d और यहाँ पर तुम्हारा 2 का पावर लिखा हुआ है 3 और यहाँ पर लिख दिया dx। अरे भैया कुछ है ही नहीं x का टर्म में, नहीं है, तो ये सिंपल हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा, 0। समझ में आ रहा है। तो ये चीज़ उसके नीचे लिख लो तुम लोग कि कोई भी कॉन्स्टेंट अगर आ जाता है टर्म्स, उसको अगर डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो 0 का बराबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलो अब हम लोग ये चीज़ लिख लो, ये चीज़ लिख लो वहाँ पे डिफ्रेंशिएशन के नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इसका कहानी इंटीग्रेशन का, कि मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा दिया हुआ है x है और x का पावर यहाँ पर n दिया हुआ है और इसको ऐसा dx के रूप में इंटीग्रेट कर रहे हैं। देखो ये हम लोग को वेरिएबल है जो नीचे रिस्पेक्ट में करते हैं, ठीक है। और ये हम लोग को फंक्शन है और इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है कि जो यहाँ पे पावर दिखाई दे रहा है, क्या चीज़, x के ऊपर जो भी पावर दिखाई दे रहा है उसमें एक जोड़ना है। अरे भाई डिफ्रेंशिएशन में क्या करता था, उसके पावर में एक घटाते थे, अभी क्या कर रहे हो, एक पावर जोड़ देना है। कहने का मतलब देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे x का पावर क्या है, n, इसमें घटाएंगे नहीं, इसमें जोड़ेंगे। डिफ्रेंशिएशन में घटाते थे, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ दिए। अब होता क्या है, जब डिफ्रेंशिएशन की बात होता था तो जो पावर होता था उसको बाहर लिखते थे इनटू में। अभी क्या है, अभी जो पावर है उसको नहीं निकालना है, बल्कि जो पावर जोड़ करके जो अभी दिखाई दे रहा है, मतलब जो x में x का पावर क्या था, n में एक जोड़ दिए। अब यहाँ वाला जो पावर हो गया उस पावर को नीचे लिखेंगे, मतलब नीचे हम लोग को क्या हो जाएगा, n+1। ये काम करता है कौन, इंटीग्रेशन। भाई डिफ्रेंशिएशन का क्या कहानी होता है समझ में आ रहा था ना। इंटीग्रेशन का कहानी देखो, जैसे अभी डिफ्रेंशिएशन का ऐसा करता तो क्या करता, जैसे dx का पावर n और यहाँ पर dx, यही तो होता था। यहाँ पर क्या करते थे, जो पावर होता था उसको पहले ही निकाल लेते थे, पहले निकालता था तो n होता था और इसका जो पावर होता था तो उसमें एक माइनस कर देते थे। देखो डिफ्रेंशिएशन में इनटू और तुम्हारा इंटीग्रेशन में क्या होता है, डिवाइड होता है। लेकिन देखो दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसमें जो पावर होता था वही पावर से निकलता था, लेकिन इंटीग्रेशन में जो पावर होता है उसमें एक जोड़ देते हैं, जो जोड़ा हुआ पार्ट होता है उसको नीचे लिखते हैं।
आई बात समझ में। और यहाँ पर पावर में क्या करते हैं, एक घटाते हैं, यहाँ घटाते नहीं बल्कि जोड़ते हैं, बस यही हम लोग को दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ गया होगा तुम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं, ये तो फॉर्मूला हम लोग समझ गए। अब चलो इसको प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस कैसे करेंगे सर, आओ समझाते हैं। मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है, कैसा है, x का पावर है 4 और यहाँ पे dx के रूप में, यहाँ पे मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। कैसे करोगे सर, इसका पावर में एक जोड़ेंगे, मतलब x का पावर कितना हो जाएगा 5। अरे भाई तुम करो ना 4 + 1, चलो एक बार स्टार्टिंग में करके दिखाते हैं। 4 + 1 लिखोगे, 4 + 1, क्योंकि पावर जो था उसमें एक जोड़ते हैं, और जो पावर यहाँ पे दिखाई देगा जोड़ने के बाद वही नीचे लिखेंगे। 4 + 1 मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर 5 और नीचे क्या हो जाएगा 5। ये हो गया इंटीग्रेशन। चलो मान के चलो अब जल्दी जल्दी करेंगे। x का पावर मान के चलो तुम्हारा ऐसा दे दिया, कैसा दे दिया, मान के चलो 1/x का पावर 6 ऐसा दिया हुआ, और इसको इंटीग्रेट करने बोल रहा है x के रिस्पेक्ट में। तब क्या करोगे, अब इसको करेंगे सर इस प्रकार से करने जानते हैं सर, इसको तो ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर जैसे लाओगे तो ये क्या हो जाएगा सर, x का पावर -6 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा dx। अब इसको इंटीग्रेट करो तो जो भी पावर है उसमें एक जोड़ेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा, x का पावर -6 और +1 हो जाएगा, और जो ऊपर दिखाई दे रहा है वही नीचे हो जाएगा -6 + 1, मतलब क्या हो जाएगा, x का पावर -5 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा -5। आई होप कि सारे बात समझ में आ गया होगा। इसी को तुम लिखना चाहोगे तो ऐसे लिख सकते हो। कैसे लिखोगे कि 1/5x का पावर 5 और यहाँ पर माइनस चला जाएगा, अरे नीचे वाला ऊपर माइनस चला जाएगा। 5 तो 5 था ही नीचे, ये नेगेटिव में था तो ये नीचे आ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x का पावर 5 हो गया। देखो कितना आसान हो गया। तो अगर इस प्रकार से कभी कहानी रह गया तो क्या तुम्हें समझने में दिक्कत होगा क्या? अगर मान के चलो इस तरह से कभी भी दिक्कत आया तो समझ जाना भाई तुम फिर क्या पढ़े हो हमसे, क्यों पढ़े हो हमसे। भाई देखो कितना सिंपल चीज़ है, यही सब हम लोग को यूज होने वाला है इस चैप्टर में, आगे नेक्स्ट लेक्चर जो शुरू करेंगे उसमें। ठीक है, देखो कितना बेसिक चीज़ है। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं भाई, जो पावर रहता है वो पावर हम लोग को एक जुड़ जाता है इंटीग्रेशन में, और जो पावर यहाँ पे दिखाई देता है वही हम लोग नीचे लिख देते हैं, बस खत्म कहानी। ठीक है, चलो इतना लिख लो पहले। अब बहुत लोग ऐसे बोलेंगे, मैथ वाले स्टूडेंट ये बोलेंगे कि सर हम लोग तो मैथ में ऐसे पढ़े हैं सर, कैसे पढ़े हैं कि सर अगर यहाँ पे x² और यहाँ पर dx रहता था ना सर, तो इसको इंटीग्रेट करते थे तो इसको ऐसे लिखते थे x³ और नीचे 3, और सर यहाँ पर लिखते थे प्लस और यहाँ पर c लिखते थे सर, जिसको कांस्टेंट सर, कांस्टेंट भी लिखना जरूरी होता था सर। हाँ बिल्कुल, अरे भाई तो मेरे बात को समझो पहले। ठीक है, होता है ऐसे, बहुत लोग यहाँ पे जेड लिखता है, मतलब ये कांस्टेंट आता है। ठीक है, इंटीग्रेशन में जब तक कि लिमिट ना आ जाए तब तक हम लोग यहाँ पे पुट करते रहते हैं उसका मतलब कांस्टेंट का वैल्यू। लेकिन भाई तुम समझो मेरी बात को, अभी हम लोग ठहरे क्लास 12th में और हम लोग मैथ नहीं पढ़ रहे हैं। मैथ में तो होता है भाई, मैथ में लिखना ही पड़ेगा, केमिस्ट्री में भी लिखना पड़ता है, बट अब भी नीड नहीं तुम लोग को 12th क्लास में। ठीक है, अभी तुम लोग को नीड नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जो भी इस चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं वो विथ लिमिट के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब देखो बायोलॉजी वाले का पूरा ऊपर जाने लगेगा, इसी चलते मैं वो सब चीज़ यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जितना अगर मैं वो चीज़ बताने के लिए जाऊँगा बायोलॉजी वाले कन्फ्यूज होना स्टार्ट हो गए, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट कंफ्यूज होना स्टार्ट होंगे, तो उसे समझाने के लिए बेटर मुझे और गहरा में उतरना पड़ेगा, और मैं अगर गहरा में उतरने लगूँ तो फिर मुझे पूरा मैथ पढ़ाना पड़ेगा। तो तुम मेरी बातों को समझो, मेरी भावनाओं को समझो कि यहाँ पे मुझे बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को समझाना है। ओके, तुम तो समझ चुके हो ना पहले मैथ का, तुम्हें तो दिक्कत नहीं आएगा। मुझे समझाना है बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को। अब उन्हें अगर ये सारी चीज़ें बताई जाए तो उनको और भी तो जानना होगा, और भी जानना होगा, तो उसके लिए पूरे चैप्टर्स पढ़ना होगा। भाई उतना हमारे पास समय है क्या बच्चे को वो चीज़ पढ़ करके कुछ रिलेवेंट चीज़ें यहाँ पे निकलेंगे क्या उन्हें कुछ भी यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा? नहीं फ़ायदा मिलेगा। तो ये सब चीज़ यूज होता है केमिस्ट्री में भी, लेकिन इसको जब हायर स्टडीज़ करने जाते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा ये सब चीज़ करने से मज़ा आता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विदाउट लिमिट भी हम लोग को सॉल्व करना होता है केमिकल काइनेटिक्स में। ठीक है, लेकिन अब भी हम लोग को नीड नहीं है, तो नीड नहीं है तो हम क्यों बताएंगे अभी बच्चों को? ठीक है, अभी तो बच्चों को मार्क्स लाना है, चीज़ों को अच्छे से समझाना है भाई, तभी मुझे मैथ में नहीं गहराई में उतरना है। मैं पहले ही बताया बेसिक मैथ्स। ओके जो हम लोग को केमिस्ट्री में यूज होने वाला है क्लास 12th के लिए, हायर स्टडीज़ के लिए, क्लास 12th के लिए। ठीक है, अभी 12th क्लास में जो यूज है उसकी बात करते हैं। तो ये सब अभी बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी जस्ट हम इंटीग्रेशन जो बताने वाले हैं वो हम बताने वाले हैं लिमिट के साथ। तो इस चैप्टर में हम लोग लिमिट वाला यूज करेंगे, विदाउट लिमिट यूज करने वाले नहीं है। ओके फाइन,
मैथ वाले खुश हो गए हो? चलो ठीक है। बायोलॉजी वाले का अब लग रहा होगा, हाँ अब आई ना बात, सर तो हमारे लिए ही काम कर रहे हैं पूरे अच्छे से। भाई मुझे दोनों तरह का स्टूडेंट को लेकर चलना है ना भाई। चलो इंटीग्रेशन, अब देखो अभी तक हम लोग वेरिएबल का सिर्फ खेल कर लिए कि अगर वो इन्वर्स में रहेगा तब हम लोग कैसे करेंगे, और वो चीज़ अगर हम लोग को पूरा, भाई मेरे पैर में चोट लग गया, अब ये कब लगा पता नहीं चला, ब्लड निकलने लगा अचानक से, पता नहीं मैं कहाँ कहाँ चला जाता हूँ जहाँ चोटिल हो जाता हूँ। ओके फाइन, चलते हैं इधर, पूरा लहर रहा है यार, जलन दे रहा है पूरा, लगता है कहीं टेबल से टकराया होगा कभी तो कट गया है। चलो इधर देखो, तो हम लोग देख रहे हैं इंटीग्रेशन। अभी तक हम लोग क्या देखे सर, वो ऊपर रे नीचे रे हम लोग काम कर लेते हैं सर। अब सर आप बताइए ना कांस्टेंट का क्या खेल होता है यहाँ पे। अरे भैया कुछ नहीं होता भाई, अरे कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे। देखो क्या होगा यहाँ पे, अगर मान के चलो तुम्हारे साथ वेरिएबल के साथ कांस्टेंट भी आ गया, जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने आ गया यहाँ पर a, ठीक है, और यहाँ पर है x³ और ये है dx, क्लियर है। अब इसको इंटीग्रेट करना है, ठीक है, ये दूसरा नंबर फॉर्मूला है। तो इसको कुछ नहीं करना है, जो वेरिएबल के साथ कांस्टेंट उसको बाहर लो जी, बाहर कर दिए। अब इंटीग्रेट कर लो इसको, x³ विथ रिस्पेक्ट टू x, फिर वही कहानी हो गया। अरे कुछ अलग थोड़ी हो गया, जो भी कर का है वही तो होगा। मतलब यहाँ पर a हो जाएगा सर, इसका पावर में एक जुड़ जाएगा, मतलब हो जाएगा x4, और जो पावर है वही नीचे आ जाएगा, खत्म। लो भाई ये तो हो गया, क्या लगाया बताओ। तो यही चीज़ हम लोग अभी चैप्टर्स में करने वाले हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से करने वाले हैं, टी के रिस्पेक्ट में करेंगे। जैसे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पर k और इंटू रहेगा dt, सॉरी अभी छोड़ दो, अभी इसको बाद में बताएंगे क्योंकि अभी एक चीज़ बताना बाकी है, ठीक है, उसके बाद। तो अभी यहाँ पे चलो ये चीज़, अभी इसका एग्जाम्पल अगर सॉल्व करोगे तो क्या क्या करोगे। अरे सर अब तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। जैसे इंटीग्रेशन यहाँ पे 2 का पावर 3 है, ऐसा करके मान के चलो कि 2 का पावर 3 है, और यहाँ पर दे दिया x और यहाँ पर क्यूब। अब बताओ ऐसे दिया हुआ है और यहाँ पर दे दिया है इस तरह से, या फिर मान के चलो ऐसा ही कुछ दे दिया, मान के चलो कि 2 है और x है और इस दोनों का पावर दिया हुआ है 3 और यहाँ पर दिया है dx। अरे भाई डायरेक्ट सॉल्व मत करना, इसको हिसाब से करना, क्योंकि ये कांस्टेंट है। एक साथ कैसे कर दोगे, फिर गड़बड़ कर दोगे। तो ऐसा कोई गलती मत कर देना कि ये 3 है ना तो इसको ऐसे लिख देंगे, 2x का पावर लिख देंगे यहाँ पर ऐसा कि 3 और एक जोड़ जाएगा तो हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 4। अरे भाई ऐसा गलती मत करना, जो कांस्टेंट उसको पहले निकाल लेना है, ठीक है, ऐसा आंसर नहीं आएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे सर, तो इसको पूरा पहले तोड़ लो। तोड़ोगे कैसे, तो 2 का पावर भी 3 हो जाएगा, मतलब ये 8 हो जाएगा, और x का पावर क्यूब ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा dx। अब इसको करो तो 8 बाहर चला जाएगा, फिर x³ हो जाएगा और यहाँ पर dx हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 8 और यहाँ पर x का पावर 4 और नीचे हो जाएगा 4, ऐसा हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से चलो इसको लिख लो, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे एक चीज़ और। चलो जल्दी से करो। अब थोड़ा सा समझो इस बात को, किस बात को, तो देखो जी, मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा आ जाता था डिफ्रेंशिएशन में क्या था कि अगर यदि तुम्हारे पास सिर्फ x आता था और नीचे आ जाता था x, तो इसको क्या करता था सर, इसको तो हम लोग ऐसे करते थे, x का पावर देखो 1 है तो सर 1 बाहर निकालते थे, और इसका पावर 1 - 1 करते थे, तो ये हो जाता था 1 इंटू x का पावर 0, मतलब कि सर 1 इंटू 1 मतलब सर 1, ऐसा लिखता था। मतलब x का मतलब देखो जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में तुम क्या कर रहे हो, डिफरेंशिएट कर रहे हो, सिर्फ वही सिर्फ लिखा हुआ है जिसका पावर 1 के टर्म में। जैसे देखो dx/dx ही है, तो इसको रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करते थे तो कितना वैल्यू आता था 1। लेकिन अभी क्या है कि अभी अगर हम लोग इंटीग्रेट करने जाएँ, जैसे हम लोग यहाँ पे देखो तीसरा फॉर्मूला, ठीक है, अगर मैं आपको चलो इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, यहाँ पर है x इंटू और ये है dx, तो देखो इसका अभी इस प्रकार का कहानी नहीं होगा, यहाँ पे बहुत अलग फॉर्मूला बनेगा। जैसे अभी क्या करते थे, चाहे इसमें किसी भी तरह का टर्म आता था हम लोग तो इसी प्रकार से फॉर्मूला में खेलते थे। अरे भैया पावर वाला ही खेल करके चलते थे। वही चीज़ अभी इंटीग्रेशन में भी खेल रहे थे कि जो पावर होगा उसमें एक जोड़ देंगे और जो जोड़ देंगे उसको नीचे लिख देंगे। अरे यही तो करते थे। अब मान के चलो तुम इसका इंटीग्रेट करने जा रहे हो, ठीक है, इसका इंटीग्रेट करने जा रहे हो तो भी वही चीज़ तो करोगे कि सर x है, x का पावर में 1 था तो इसका लिखेंगे सर 1 + 1 और नीचे लिखेंगे 1 + 1। ये चीज़ करेंगे, हाँ सर बिल्कुल करेंगे। तो अभी जब करने जा रहे हैं सर तो हम लोग को क्या हो जा रहा है सर, x का पावर 2 और नीचे आ जा रहा है 2। बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल सही है। लेकिन फंसोगे तब लेकिन जब फंसोगे ऐसा कंडीशन पे कि 1/x आ जाए,
और इसको डिफरेंट से मतलब इंटीग्रेट करने बोल रहा है एक्स का टर्म में। जैसे इधर थोड़ा सा समझा लेते हैं। अगर तुम्हारे पास डिफ्रेंसिएशन ये सब करते थे, चलो इसका तो ये हो गया। अब मान के चलो इधर डिफ्रेंसिएशन करते थे ऐसा कि तुम्हारे पास d और 1/x रहता था और यहाँ पर रह जाता था dx, फिर भी कोई दिक्कत नहीं होता था। हम लोग कैसे करते थे सर, तो हम लोग dx के पावर -1 और नीचे लिखते थे x, और सर -1 बाहर आ जाता था और यहाँ पे x के पावर में -1 करते थे, अरे वही करते थे। तो -1 और -1 तो कितना हो जाता है, -2, मतलब x का पावर -2 हो जाता था सर। और इसी को लिखते थे सर -1/x² लिखते थे। मतलब सर जो फॉर्मूला था ना वही फॉर्मूला को यूज कर रहे थे। वही चीज़ इंटीग्रेशन में भी होना चाहिए कि जो ये वाला फॉर्मूला है सर वही फॉर्मूला इसमें भी यूज होना चाहिए। चलो करके देखते हैं। जब तुम यहाँ पे करने जाओगे ना इसे, देखो क्या काम होगा। यहाँ पे जब इसको इंटीग्रेट करने जाओगे तो ये x को ऊपर लेगोगे, मतलब ये हो जाएगा x का पावर -1 इंटू dx, यही तो इंटीग्रेट करोगे। अब देखो इसको इंटीग्रेट करके देखो उस फॉर्मूला में जैसे करोगे सर, हम लोग जानते हैं कि जो पावर होता है उसमें एक जुड़ता है, मतलब -1 + 1 हो जाएगा, और जो यहाँ पावर होता है वही नीचे भी आता है, -1 + 1। अब देखो इसको सॉल्व करके देखो, x का पावर हो जाएगा 0 तुम्हारे पास, अरे -1 + 1 0, और नीचे हो जाएगा नीचे भी 0। सर यहाँ तक तो ठीक है कि x का पावर 0 मतलब 1 होगा, लेकिन नीचे सर 0 का 0 है, और किसी भी संख्या को अगर 0 से डिवाइड कर रहे हो तो सर वो तो इन्फिनाइट हो जाता है सर। लो भाई, ये तो पूरा गुड़ गोबर हो गया, ये तो पूरा कचरा हो गया। हम लोग को तो इसको जोड़ करके कुछ वैल्यू लाना था, हम लोग क्या लाए हैं, इन्फिनाइट। भाई साहब ये तो गलत हो गया। मतलब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना, चाहे डिफ्रेंसिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, जो फॉर्मूला हर एक फॉर्मूला में तुम्हारा लग जाएगा। लेकिन ध्यान रखना जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं और वो अगर वही वेरिएबल का अगर सिर्फ इन्वर्स है, मतलब x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, वही अगर इन्वर्स में मतलब 1/, के रूप में है, जिसका ऑर्डर 1 है, मतलब जिसका पावर 1 है, उस स्थिति में ऐसा अगर रहेगा तो वैसे स्थिति में ये आंसर आ जाएगा, जो कि गलत है। और इस चीज़ का सॉल्व कर चुका है साइंटिस्ट लोग, ठीक है, तो मैथमेटिशियन लोग इसे सॉल्व कर चुका है। और सॉल्व करने के बाद देखो इसका आंसर क्या लाया है। तो कभी भी इस प्रकार का अगर फॉर्मूला आ जाए, मतलब इस प्रकार का कहानी आ जाए, तो उस अवस्था में देखो इसका फॉर्मूला क्या होता है। कभी भी अगर तुम्हारे सामने आ जाए, जैसे इंटीग्रेशन 1/x था और यहाँ पर dx था, तो इसका हम लोग होता है ln, और यहाँ पर जो भी वेरिएबल था वही हो जाएगा ln x। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अब जैसे कि मान के चलो ये जो इस टर्म में था, इसको इंटीग्रेट करने जाते थे उस फॉर्मूला से, तो आता था इन्फिनाइट, बट मैथमेटिशियन लोग इसको अच्छे से सॉल्व किए, बहुत दिनों तक ये काम चला, तब वहाँ पे जा कर के निकला इसका वैल्यू कि जब भी इस प्रकार से इन्वर्स वाला कहानी आएगा तो उस समय इसका फॉर्मूला हो जाता है ln x। और ये ln एक लॉगरिदम होता है, ये क्या होता है, लॉगरिदम, जिसका कहानी भी जस्ट बताने वाले हैं। तो अभी वहाँ तक ना जा करके पहले इसमें माइंड लगाते हैं, ठीक है। अभी माइंड ये लगाते हैं कि अरे भाई इस प्रकार का कहानी कभी भी रहेगा तो हम लोग को ये फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे इसको प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, जैसे इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल, ठीक है। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा रहता 1/t और इसको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, तो भैया वही तो है ना, फिर इसको करोगे तो फिर यही चीज़ आएगा। तो इससे चलता है कभी भी अगर इस प्रकार से इन्वर्स के टर्म में, तो भैया ये कुछ नहीं, यहाँ पर ln लिखेंगे और यहाँ पर जो भी वेरिएबल है वही चीज़ लिखा जाएगा, मतलब क्या है, t, ln t। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं। मान के चलो 1/, यहाँ पर तुम्हारा y है और यहाँ पर dy है, क्या लिखोगे, अरे भैया ये इसी टर्म में आ गया, मतलब इस तुरंत हो जाएगा ln और ये हो जाएगा क्या चीज़, y। क्या बात है सर, मज़ा आ गया इसमें, चलो लिख लो। अच्छा सिर्फ इसी में, अरे भाई अगर तुम इसमें लगाने जाओगे तो तुम फंस जाओगे। 1/x² अगर रह गया, यहाँ पर dx रह गया था, अरे भाई तो इसमें तो कुछ लफड़ा ही नहीं है भाई, अभी जस्ट करके तो दिखाए थे। देखो इसको ऊपर लिखोगे तो तुम क्या लिखोगे, x का पावर -2 और नीचे और यहाँ पे इंटू dx, यही तो करोगे। अब इसको तो आराम से तो कर ही सकता था, x का पावर यहाँ पे -3 हो जाएगा, और मतलब कि सॉरी यहाँ पे हो जाएगा क्या तुम्हारा -2 + 1, तो यहाँ पे हो जाएगा -1 और यहाँ पे हो जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा -1/x, ये हो जाएगा। मतलब ये सभी चीज़ों का सॉल्व है, बात समझ रहे हो, ये सभी चीज़ों का सॉल्यूशंस है।
सिर्फ इसका सॉल्यूशंस नहीं था, इस तरह का चीज़ों का सॉल्यूशंस नहीं था जिसे सॉल्व किया गया और सॉल्व करके लाया गया मैथमेटिक्स में, तो वो कन्वर्ट करके किस में, ln के रूप में। अरे ln होता है लॉगरिदम, इसी का कॉन्सेप्ट हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। आई होप कि समझ में आ गया होगा कि इस तरह का ही शेप जिसमें पावर सिर्फ एक ही रहे, इसका पावर कितना है, एक ही है, उस स्थिति में हम लोग को ये कहानी होता है। आई होप कि समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, समझ में आ गया है, बिल्कुल सर। चलो इतना लिख लो, जल्दी से लिख लो। अब देखो लास्ट क्या है, जैसे कभी डिफ्रेंसिएशन से समझो। डिफ्रेंसिएशन में हम लोग क्या कहानी करते थे कि सर अगर मान के चलिए सर यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर करते थे और यहाँ पर dx रहता था, सर इसको हम लोग लिखते थे 2x और यहाँ पर सॉरी बस इतना ही लिखते थे भाई, इसका पावर में -1 होता था, खत्म कहानी। सर यहाँ पे ऐसा लिखते थे कि dx और नीचे लिखते थे सर dx, इसका पावर मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता था, 1 होता था, ऐड करते थे। इसका मतलब सर अगर 2x का इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये चीज़ आएगा। अरे भैया अभी तो जस्ट समझाए ना कि इसको अगर हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे थे ये आ जा रहा है, डिफ्रेंशिएट करने के बाद तोड़ने के बाद ये आ रहा है, अगर इसको इंटीग्रेट कर देंगे तुरंत ये बन जाएगा। अगर इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद ये आ रहा है तो इसका मतलब इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये आ जाएगा। अरे बात तुम समझ रही हो कितना भयानक चीज़ है। तो अगर यदि तुम यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिफ्रेंशिएशन जो किया हुआ जो वैल्यू है उसको अगर तुम इंटीग्रेट कर दोगे तुरंत तुम्हारा आ जाएगा वो कहानी। समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पर तुम्हारा जो डिफ्रेंशिएट करने के बाद वैल्यू आया इसको अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो इसका मतलब तुम्हारा वो आ जाएगा। अच्छा एक चीज़, अगर तुम डिफ्रेंशिएशन का कहानी चलने जाता था कि d और यहाँ पर मान के चलो कुछ कांस्टेंट लिखता था जैसे 1 है और यहाँ पर dx, सर यहाँ पे तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाता था, 0। ये डिफ्रेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन में 0 नहीं होगा, बल्कि इंटीग्रेशन देखो ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को तुम डिफ्रेंशिएट मतलब इंटीग्रेट करोगे तो कहाँ जाएगा, वेरिएबल के टर्म में आ जाएगा। वेरिएबल वाला को जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आ जाता है कांस्टेंट, लेकिन कांस्टेंट वाला को करोगे तो एक वेरिएबल आना तय है। तो सर इसका मतलब हम लोग समझ रहे हैं कि अगर यदि हम लोग को ऐसा कहानी आ जाए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 लिखा हुआ है और यहाँ पर dx के रूप में अगर किया हुआ है, अरे भैया यहाँ पे जो भी वेरिएबल है ना उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जब 1 का इंटीग्रेट करते हैं तो वो x बन जाता है। क्या बन जाता है, x। अगर यदि तुम ऐसा करोगे कि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर dy के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, 1 को अगर इंटीग्रेट कर रहे हो भैया ये बन जाएगा y। कैसे सर आप ऐसे कैसे कह दे रहे हैं, देख भाई डिफ्रेंशिएशन करते हैं x का तब हुआ था 1 और 1 का इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा x। आई बात समझ में। तो इसका मतलब सर y का इंटीग्रेट कर डिफ्रेंशिएट करेंगे 1 आएगा, तब 1 को इंटीग्रेट करेंगे y के रिस्पेक्ट में तो 1 आ जाएगा, मतलब कि y आ जाएगा। आई बात समझ में। तो अगर इस प्रकार से अगर 1 का इंटीग्रेशन करेंगे भैया तो जो वेरिएबल होगा वही हो जाएगा। जैसे मान के चलो तुम्हारे पास यहाँ पे 1 है और यहाँ पर तुम्हारा dt है, मतलब t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 को तो ये क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, मतलब जो भी वेरिएबल वही हो जाएगा। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से करते करते मान के चलो तुम्हारे पास कुछ कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का कहानी तुम कैसे लड़ोगे। जैसे मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है 5 नंबर, तुम्हारे पास इंटीग्रेशन ऐसा है कि मान के चलो यहाँ पर है दिया हुआ k, क्या है k, और k को तुम क्या कर रहे हो, इंटीग्रेट कर रहे हो। अब चलो इससे पहले हम ये कर देते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 का इंटीग्रेट कर रहे हो किसके रिस्पेक्ट में, तो x के रिस्पेक्ट में। अरे भैया तुम देखो इसको कैसे लिखोगे, 5 को बाहर निकालो क्योंकि कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अरे यार यहाँ से हटा दोगे तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बचेगा। 1 को इंटीग्रेट कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, फिर वही कहानी आ गया तो ये हो जाएगा 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। विश्वास नहीं होता है, समझ में आ रहा है क्या कहानी हो रहा है। तो 5 का अगर तुम करने जा रहे हो भाई तो 5 बाहर आ जाएगा और वहाँ पे इंटीग्रेशन उसका हो जाएगा। आई बात समझ में, आई बात समझ में, हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम लोग को क्या हो रहा है, कहानी हो रहा है। तो अगर यदि मान के चलिए तुम्हारे सामने ऐसा आ जाए k, जिसको हम लोग रेट कांस्टेंट बोलते थे, और यहाँ पर अगर इसको इंटीग्रेट कर देते हैं t के रिस्पेक्ट में, तब क्या होगा सर, चूंकि ये कांस्टेंट है, अरे रेट कांस्टेंट नहीं है तो क्या है, तो रेट कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा k, और यहाँ पे निकल गया तो यहाँ पे क्या बचा होगा 1 और किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। तो जिसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे जो है उसी के रिस्पेक्ट में वो बदल जाता है, 1 का इंटीग्रेशन जो रिस्पेक्ट में वही हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, k तो बाहर था ही और 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, इसी चलते वहाँ पे आ जाएगा t। आई होप कि समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया।
प्यारे बच्चों समझ में आ गया? अरे भैया जैसे हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, देख रहा है, अरे वही चीज़ तो यहाँ पे अप्लाई हुआ है मेरे भाई। यहाँ पे जो है वैसे ही तो अप्लाई किया हुआ है, यहाँ पे जैसा है वही तो अप्लाई हुआ है। बस ये कांस्टेंट था, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया तो वन का इंटीग्रेशन वो चीज़ होता है भाई, बाकी जो कांस्टेंट वो तो बाहर निकल ही जाएंगे। हाँ सर। अच्छा एक चीज़ तुम लोग समझा क्या सर? डिफरेंशिएशन में हम लोग किसी भी कांस्टेंट का अगर तुम निकालता था इंटीग्रेशन, जैसे भी देखो 5 था, अगर 5 का तुम इंटीग्रेशन कर मतलब डिफरेंशिएशन करने जाता था किसी के रिस्पेक्ट में, ये शून्य देता था। लेकिन अगर किसी कांस्टेंट के रिस्पेक्ट में तुम इंटीग्रेशन कर रहा है तो वो शून्य नहीं दे रहा है, बल्कि देख रहा है एक वेरिएबल के साथ आ रहा है। भाई डिफरेंशिएशन का उल्टा है इंटीग्रेशन, वो जो काम कर रहा है जस्ट उसका उल्टा काम वो करने वाला है मेरे भाई। तो दोनों में कन्फ्यूजन पैदा नहीं होना चाहिए। डिफरेंशिएशन में तुम्हारा जीरो हो जाता है, किसी भी कांस्टेंट का किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे वो हमेशा शून्य देगा, हमेशा शून्य देगा। लेकिन वही चीज़ उल्टा हो जाता है किसमें? इंटीग्रेशन में, कि अगर किसी भी दुनिया का कांस्टेंट को अगर तुम किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अगर तुम इंटीग्रेट कर रहे हो, अरे भैया वो कांस्टेंट का कांस्टेंट रह ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे वन भी छुपा हुआ है। वन का अगर किसी भी रिस्पेक्ट में अगर तुम कर रहे हो तो उसी का रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा वेरिएबल। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे के को निकाल दिए थे बच्चा वन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? जो रिस्पेक्ट में कर रहे हो जिस वेरिएबल का वही हो जाएगा वेरिएबल। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो यही तक हमारा सफ़र था किसका? इंटीग्रेशन का। तो देखो भाई छोटा मोटा 3-4 ही एग्जाम्पल लिए, सारे कुछ समझ में आ गया। डिफरेंशिएशन का समझाए वो समझ में आ गया, चलो लिख लो। अब हम लोग चलते हैं लॉगरिथम का कहानी। अब हम लोग चलते हैं लॉगरिथम। अच्छा अभी जो इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे उसमें लिमिट वाला नहीं बताया अभी। अरे लिमिट कहने मतलब जो बता रहे थे कि अभी जितना कुछ किए थे उसमें कांस्टेंट आता है, लेकिन वो कांस्टेंट वाला नहीं हम लोग पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग विथ लिमिट के साथ ही पढ़ने वाले इस चैप्टर में। तो सर आप तो लिमिट वाला बताए नहीं, अभी सब्र कर लो, पहले चीज़ों को समझ लेते हो, उसके बाद फिर इंटीग्रेशन वाले चलेंगे। क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अब चैप्टर में घुसने वाले हैं ना, चैप्टर में डायरेक्ट घुसेंगे तो वहाँ पे लिमिट वाला पूरा प्रयोग करेंगे। तो अभी पहले इसको भी समझ लेते हैं, जो फॉर्मूला है पहले फॉर्मूला का अप्लाई, क्योंकि वो लिमिट वाला कुछ खास है नहीं, उसको प्रोसेस बताएंगे, फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, उसमें से पुट करना है तो वो आसानी से समझ जाओगे। तो जो चीज़ नहीं समझे हो पहले उसको समझ लो पहले, ठीक है, उसके बाद हम लोग वहाँ तक घुसेंगे। तो अब हम लोग देखो डिफरेंशिएशन का कहानी समझ लिए, इंटीग्रेशन का कहानी समझ लिए, अब चलते हैं हम लोग किसका? लॉगरिथम का। अब हम लोग समझते हैं। अभी जो तुम लोग देख रहा था, क्या देख रहा था कि सर हम लोग देखें इंटीग्रेट अगर हम लोग करते थे इसका 1/x विथ रिस्पेक्ट टू x, सर यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू आया था ln में, और यहाँ पर हो गया था x। सर ये ln है क्या सर? इसी के बारे में हम लोग समझते हैं। ये होता है लॉगरिथम। ये क्या होता है हम लोग को? लॉगरिथम, ठीक है। ये एक मैथमेटिकल टूल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे समझते हैं इसका कहानी। ये लॉगरिथम 2 तरह का चीज़ होता है। अब इसको बारीकी से हम लोग समझते हैं, ठीक है, क्या क्या होता है नहीं होता है ऐसा, ठीक है। कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम, ठीक है। अब लॉगरिथम का कहानी समझो। हम लोग के मैथमेटिकल्स में जो यूज करने वाले, देखो लॉग 2 तरह का होता है। ये जो लॉगरिथम है ये 2 तरह का होता है। ये क्या होता है? 2 तरह का लॉगरिथम। एक होता है लॉग, ये भी होता है लॉग। इसका बेस में एक होता है ई लिखा हुआ, इसका बेस में होता है 10 लिखा हुआ। अब देखो लॉगरिथम जो होता है वो 2 तरह का लॉगरिथम होता है। समझते चलना बारीकी से, ठीक है, कम समय में अच्छे समझाने की प्रयास कर रहे हैं। देखो लॉगरिथम हम लोग को 2 तरह का हमारे सामने अवेलेबल है। एक है लॉग, इधर भी लॉग, लेकिन दोनों में अंतर देखो। इसका बेस में मतलब नीचे वो लिखा हुआ है ई, और इसके नीचे लिखा हुआ है 10। ये हम लोग अक्सर मैथमेटिकल टूल्स को सॉल्व करने में यूज करते हैं। मतलब जनरली जो कैलकुलेट करके हम लोग निकालते हैं मैथमेटिक्स ये सब में, वो सारी चीज़ हम लोग निकालते हैं लॉग बेस 10 वाला यूज करते हैं। ये वाला जल्दी यूज नहीं करते क्योंकि इसका वैल्यू जल्दी याद नहीं होता है, क्योंकि एक्सपोनेंशियल टर्म्स में देखो ई क्या है? ई है हम लोग को एक्सपोनेंशियल, ठीक है, उतना गहरा में हम लोग नहीं चलेंगे, बस नाम सुना रखो, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल टर्म्स में हम लोग इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मुश्किल इन द सेंस कि हम लोग को जनरली कैलकुलेटर वगैरह इस में जल्दी यूज नहीं होता है,
रहता है। जब अच्छे कैलकुलेटर का प्रयोग करोगे तो वहाँ पे देखो, अब अभी तुम भरोसा नहीं करोगे, तुम्हारा जो फ़ोन है ना, फ़ोन में जाकर के कैलकुलेटर में देखो और उसको बड़ा स्क्रीन में करना, ठीक है, तो उसमें जाकर देखो तुम्हें दोनों चीज़ दिखाई देंगे, लॉग भी, मतलब लॉग लिखा रहेगा और इसके जगह में ln लिखा रहेगा। दो चीज़ देखना है, एक ln लिखा रहेगा और एक में लॉग लिखा रहेगा। तो लॉग उसको लिखा रहता है जिसके बेस में 10 रहता है, और जो ln लिखा रहता है वो ln लिखा रहता है जिसका बेस में क्या रहता है, e वाला रहता है। वो दोनों लॉग ही है, लेकिन ln शॉर्ट में लिख देता है। जैसे ये लॉग बेस e है ना, इसको शॉर्ट में लिख देता है वो ln, अरे इसको लॉग लिख देता है। इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखा हुआ रहता है, लॉग। तो अगर यदि तुम्हारे कैलकुलेटर में या फिर कहीं पर भी तुम्हें दिखाई दे, जब तक कि तुम्हें लॉग बेस ई ना दिखाई दे तब तक तुम उसको ln नहीं मानोगे। अगर सिर्फ तुम्हारा लॉग लिखा है समझ जाना वो लॉग बेस 10 का ही बात कर रहा है। कहीं पर भी आज के बाद तुम याद रख लेना, कहीं पर भी किसी भी बुक में कहीं पर भी अगर तुम्हें सिर्फ लॉग लिखा हुआ दिख रहा है, सिर्फ लॉग, इसके बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ दिख रहा है, तो मतलब समझ जाना वो लॉग बेस 10 है। मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट से तुम्हें निकालना है, समझ में आ रहा है। और अगर तुम्हें सिर्फ ln निकालना है, ln लिखा हुआ, तो ln का मतलब ये नहीं होता है, ln का मतलब ये होता है, और इसका वैल्यू अलग है, इसका वैल्यू अलग है। तो दोनों में जमीन आसमान का फ़र्क है। अभी कितना फ़र्क है अभी तुरंत समझा देंगे। तो अभी सबसे पहले समझो कि हम लोग पढ़ रहे हैं लॉगरिदम। लॉगरिदम दो तरह का होता है, एक होता है लॉग बेस ई वाला और एक होता है लॉग बेस 10 वाला। इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका कॉन्सेप्ट अलग है, इसका वैल्यू अलग आता है, इसका वैल्यू अलग आता है। तुम्हें विश्वास नहीं होता है तो तुम कैलकुलेटर खोल लेना, कैलकुलेटर खोलना और एक बार वहाँ पे इसका सर्च करना ln2 का वैल्यू, इसका निकाल के देखना, और एक बार तुम निकालना इसका log 2 का वैल्यू, इसका निकालना, ये दोनों डिफरेंट वैल्यू निकलेगा। तो यहीं समझ में आ जाएगा भाई दोनों सेम चीज़ नहीं है। लॉग लॉग कहने का मतलब लॉग सेम नहीं है, उसका बेस का मतलब वो अलग अलग हो जाता है। एक एक्सपोनेंशियल के टर्म पे निकलता है, एक हम लोग को डायरेक्ट 10 का पावर में निकलता है, तो दोनों अलग अलग है भाई, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से हम लोग बस सर एक ही चीज़ समझे कि हम लोग को देखो लॉगरिदम दो तरह का होता है, एक लॉग बेस ई वाला और एक होता है लॉग बेस 10 वाला। अरे नीचे लिखा रहता है, ठीक है। तो अब हम लोग को ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं दिखेगा, ये इस तरह से लिखा हुआ नहीं दिखेगा, बल्कि अगर ये वाला है तो इसके जगह में तुम्हें सिर्फ ln लिखा हुआ दिखेगा। अगर ये वाला है तो इसके जगह में सिर्फ log दिखाएगा। ln मतलब log बेस 10 को सिर्फ log से दिखाते हैं, log बेस e को सिर्फ और सिर्फ हम लोग दिखाते हैं ln से। तो आई होप कि आप सभी लोग समझ गए होंगे कि सिर्फ हम लोग को ज़िंदगी में सिर्फ ये दो चीज़ दिखाई देंगे। कौन सा चीज़ दिखाई देगा, एक log और एक दिखाई देगा ln। ये वाला हम लोग जल्दी यूज नहीं करेंगे, ये हम लोग यूज करेंगे मैथमेटिक्स में। मैथमेटिक्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग यही चीज़ यूज करेंगे अभी भी, क्योंकि देखो अभी हम लोग को न्यूमेरिकल बनाना है, न्यूमेरिकल करने मतलब सब चीज़ों को करना है। तो हम लोग लॉग बेस ई वाला का वैल्यू याद नहीं रखते हैं, बल्कि हम लोग याद रखते हैं लॉग बेस 10 वाला, ठीक है। मतलब लॉग का वैल्यू अब सिंपल बोलने जा रहे हैं, ठीक है। लॉग बेस ई लॉग बेस 10 नहीं बोलेंगे, लॉग बोलेंगे, तुम्हें समझ में आ जाना चाहिए कि इसी चीज़ का बात कर रहे हैं। ln का बात करेंगे समझ जाना कि इसी चीज़ का बात कर रहे हैं। दोनों जमीन आसमान का फर्क है। ये बड़ा वैल्यू है, ये हम लोग को छोटा वैल्यू है। ये बड़ा वैल्यू है और ये छोटा वैल्यू है। ये बड़ा वैल्यू होता है, ये छोटा वैल्यू होता है, समझ में आ रहा है ना। ये दोनों के बीच में रिलेशन क्या है ये भी हम लोग समझने वाले हैं। तो समझ में आ गया सर कि ये ln होता है, ये log होता है। log वाला हम लोग यूज करने वाले हैं, इसका यूज करने नहीं वाले हैं। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी सर हम लोग इंटीग्रेशन किए। अभी क्या किए, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करने गए तो हम लोग के पास ऐसा आया था ln। तो सर ये ln वाला आ रहा है, जैसे कि अभी सर हम लोग सॉल्व करने गए थे इंटीग्रेशन इस प्रकार से कि सर हम लोग के पास था 1/x था सर, और इसको इंटीग्रेट करने गए थे x के रिस्पेक्ट में। तो सर यहाँ पे आया था हम लोग को ln और ये आ गया था x सर, ऐसा आ गया था। हाँ सर, अब सर ये ln का सॉल्व तो हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, तो नहीं कर पाएंगे सर, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम लोग को log के रूप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं वैल्यू किसका, log का, ln का नहीं जानते हैं। तो इस ln को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में, log में। और log में जब कन्वर्ट करोगे ना, इसका log मतलब log बेस 10 वाला, और ये ln मतलब log बेस e वाला, तो इसको यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करेंगे सर। देखो x का वैल्यू कुछ रहेगा ना, 10, 15, 100 कुछ तो रहेगा ना। तो हम लोग को इसको सर ln के बेसिस पे सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बल्कि हम लोग इसमें करेंगे। तो यहाँ से यहाँ कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को रिलेशन समझना पड़ेगा, क्योंकि क्या इसके बदले ये लिख देंगे तो क्या सही होगा, नहीं सर, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ और होता है, इसका वैल्यू कुछ और होता है। तो दोनों को सेम लिखने के लिए कुछ तो चाहिए ना, अरे कुछ तो चाहिए। जैसे मान कर चलो अगर हम तुम लोग बोलेंगे 8 और यहाँ पे 4, क्या दोनों सेम है, नहीं सर। सेम करने के लिए यहाँ से सर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब वो सेम होता है।
तो ठीक उसी प्रकार से अभी अगर हम लोग बात करते हैं ln और log के बीच में रिलेशन, तो हम लोग कभी ये नहीं बोल सकते हैं कि ये जो log है ये इक्वल है ln का, ये कभी इक्वल नहीं हो सकता है। इक्वल करने के लिए हम लोग को रिलेशन समझना पड़ेगा। तो आओ हम लोग एक एक करके समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं रिलेशन बिटवीन log एंड ln। इसके बीच में रिलेशन समझते हैं। देखो हम लोग को बड़ा वैल्यू कौन है, ln, तो ln बराबर समझते हैं। तो ये है ln, तो ln बराबर होता है 2.303। इतना से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे log में, तब वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होता है। आई होप कि अब सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी। मतलब समझ रहे हो, ये जो ln है वो log से इतना टाइम ज़्यादा है, समझ रहे हो। अरे भैया जैसे अभी तुम लोग को बोले थे इस प्रकार से कि 8 और 4 नहीं बराबर है, ये छोटा है ये बड़ा है, और पहले ही बता चुके हैं ln बड़ा होता है log छोटा होता है। तो छोटा को बड़ा के इक्वल कैसे करेंगे, सर कुछ इस चीज़ से हम मल्टीप्लाई करके कितना करते थे 2। ठीक उसी प्रकार से ये छोटा को बड़ा के इक्वल करने के लिए इतना टाइम से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। मतलब समझ रहे हो, इतना टाइम ये बड़ा है, मतलब 2.303 से वो बड़ा है। तो कभी भी अगर तुम्हें मान के चलो log में है कोई वैल्यू, उसको कन्वर्ट करना है log में, ln में दिया हुआ है उसको log में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे, कुछ नहीं, जितना वैल्यू रहेगा उसको log में कन्वर्ट करके उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2.303। कहने का मतलब अगर मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा एग्जांपल आ जाए, कैसा आ जाए सर, कि मान के चलो तुम्हारे पास दिया हुआ है ln और यहाँ पर दिया हुआ है 2, ऐसा दिया हुआ है। सर इसका वैल्यू तुम लोग जानेंगे ही नहीं जानेंगे तो इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, log में। इसको कर दो, ln के जगह हम log लिख देंगे और यहाँ 2 है तो इसको 2 लिखेंगे। क्लियर है। अब ये ln के बदले log लिखे तो log ऐसा थोड़ी हो जाएगा, इसकी जगह में यही चीज़ थोड़ी हो जाएगा भाई। ln को log में कन्वर्ट करने से पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से, 2.303 से, क्योंकि ln बराबर इतना होता है। तो भाई ठीक है, ln की जगह हम इतना बिठा दिए तो इतना से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा 2.303, तब ये इसके इक्वल होगा। अब यहाँ देखो ये मल्टीप्लिकेशन है और इसका वैल्यू हम लोग जानेंगे, ये बहुत आसान है। कितना होता है ये चीज़ अभी समझेंगे। अरे अभी लॉगरिथम का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं ना कॉन्सेप्ट, तो वो धीरे धीरे हम लोग समझ में आएगा। तो आई होप कि दोनों चीज़ में डिफरेंस को तुम समझ पा रहे हो, चाहे तुम मैथमेटिक्स वाला स्टूडेंट हो चाहे तुम बायोलॉजी वाले स्टूडेंट हो। हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम लोग को समझा रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। मैं यही अपने आप में समझ के चल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ भी नॉलेज नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं आता था पहले, चाहे तुम फिजिक्स कितना भी पढ़ लिया, कितना भी मास्टर बता दिया था, लेकिन तुम्हें नहीं समझ में आया, यही हम समझ के चल रहे हैं। तो आज के बाद भी सब चीज़ों में तुम्हें परेशानी नहीं आना चाहिए, यही हम मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें अभी तक समझ में आ चुका है ln और log का कॉन्सेप्ट, ln और log का कॉन्सेप्ट। चलो यहाँ तक लिख लो। अच्छा तुम लोग इसको गलत मत समझना बाद में। देखो भाई इसका वैल्यू यही होता है, बट सर यहाँ पे काट दिए ये कर दिए, तो कल कोई ये मत समझने लगना कि भाई इसको इंटीग्रेट करते तो ये आता है, वो नहीं होता है भाई, होता यही है। इसको कन्वर्ट करते हैं क्योंकि इसको हम लोग इस रूप में सॉल्व नहीं कर पाए। तो कभी अदन होगा ना, आज तुम लिख लियो अपने नोट में, कल को तुम यही चीज़ सवाल करोगे खुद से, अरे भाई सर लगता है ना ये बताए होंगे कि इसके बदले ये होता है, ये नहीं होता। भाई होता यही है, हम लोग को चाहिए ये चीज़, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिखना भाई, नहीं तो तुम लोग बहुत विद्वान हो, तुम लोग क्या ही बोले, ये चीज़ होगा। और यहाँ पे लिखना कन्वर्ट, और नहीं तो भाई अभी हम समझा रहे तुम लोग को क्या होता है ना कि जो यहाँ लिख दे वैसे ही छाप देता है और बाद में फिर कंफ्यूज होते रहता है। मुझे पता है कि तुम लोग क्या क्या कर सकते हो कांड, ठीक है। तो यहाँ पे ये होता है, इसको फिर कन्वर्ट करते हैं log के टर्म में, जो कि हम लोग को क्या हो जाता है 2.303। लो भाई आप सही से लिख लो, और नहीं तो तुम लोग कांड कर दोगे। मुझे पता है कि यहाँ जैसे काटे थे तुम लोग वैसे ही छाप दोगे, कल फिर अपने से सवाल करोगे, फिर वीडियो देखोगे तब क्लियर होगा। भाई अब समझ में आ जाएगा, चलो लिख लो, नहीं तो तुम लोग एक से एक उस्ताद बैठे हुए हो। अब चलो log का हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला समझेंगे, उसके बाद फिर log का वैल्यू जानेंगे। पहले फार्मूला, अरे यूज करना पहले आना चाहिए ना, तब उसका वैल्यू याद रखेंगे कैसे निकलता है नहीं निकलता, पहले निकालने का तरीका सीख लो। चलो अभी हम लोग चलेंगे इसका फार्मूला, क्या चलेंगे, फार्मूला। पहला फार्मूला देखो log का, बहुत मस्त लगेगा। अब देखो, अब तुम्हें समझ में आना चाहिए, ln और log में हम लोग समझ गए रिलेशन। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं log का फार्मूला, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग चलेंगे क्या, देखो अगर यदि तुम्हारे पास log है
और लॉग में यहाँ पर कुछ वेरिएबल लिखा हुआ है, वेरिएबल इन द सेंस कि मान के चलो यहाँ पर x लिखा हुआ है और इसका पावर कुछ है, पावर क्या है तुम्हारे पास a है। तो देखो ये क्या लिखाएगा, लॉग है, यहाँ पर x था, x रह जाएगा। अब यहाँ पर देखो जो पावर रहता है वो पावर बाहर आ जाता है। अरे भाई कितना मस्त है। जैसे एग्जाम्पल तुम्हारे पास ऐसा दे दे, देखो फॉर्मूला समझते चलना आसानी से कि लॉग है, मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा है लॉग, यहाँ पर 2 है, 2 का पावर यहाँ पर 3 है। क्लियर। अरे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है भाई, एक्स वाई जेड नहीं होना, कुछ भी हो सकता है। तो देखो यहाँ पे लॉग है, यहाँ पे 2 का पावर 3 है। इसको कैसे लिखोगे सर, इसको लिखेंगे जो भी पावर है उसको बाहर, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा 2। देखो कितना आसान है। मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा है लॉग, यहाँ पर है टी का पावर है यहाँ पर कितना, ऐसा कि -3/2 ऐसा लिखा हुआ है। अरे भाई कैसे लिखोगे, ये जो भी लिख रहा है उसको बाहर निकाल दो, ये हो जाएगा -3/2, ये हो जाएगा लॉग और यहाँ पर हो जाएगा टी। लो अगर तुम्हारे सामने ऐसा रह गया तब लॉग यहाँ पर हो गया 1/x, इसको कैसे लिखोगे सर, इसको हम लोग लिखेंगे इस प्रकार से, ये हो जाएगा लॉग, इसको ऊपर लिख लो तो ये हो जाएगा x का पावर -1 और ये पावर को बाहर निकाल दीजिए सर, तो ये हो जाएगा -log(x). देख भाई कितना आसान है, समझ में आ रहा है। अरे लॉग का और बढ़िया लगेगा खेलने में तुम लोग को। देखो लॉग का जो भी यहाँ पे रहेगा उसका पावर, अगर जो भी चीज़ है वो पावर चला जाएगा बाहर और वो चीज़ हो जाएगा। जैसे 2 का पावर 3 था, 3 बाहर चला गया तो हो गया 3 × log2। फिर यहाँ देखो लॉग, यहाँ पे t था, t का पावर -3/2 था, तो यहाँ पे क्या हो गया पावर बाहर निकल गया तो -3/2 × log t। यहाँ पे देखो लॉग अगर इस तरह से इन्वर्स में है तब तो देखो लॉग x का पावर -1 हो जाएगा, जो पावर है उसको बाहर निकाल दिया। जैसे तुम्हारे पास ऐसा रह गया, मान के चलो तुम्हारे पास है ऐसा लॉग 1/2 का पावर है यहाँ पर, या फिर ऐसे 10 के पावर वाला खेल लेते हैं। अभी 10 वाला नहीं खेलते हैं तो अभी तुम पागल हो जाओगे। चलो यहाँ पर लिखते हैं ऐसा 2 का पावर यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 8 लिखा हुआ है, इस प्रकार से। अब क्या करोगे सर, इसको लिखेंगे लॉग, इसको ऊपर लिखोगे तो हो जाएगा 2 का पावर -8 हो जाएगा, और यहाँ पे पॉजिटिव में तो ऊपर जाएगा नेगेटिव में आ जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा -8 और यहाँ हो जाएगा लॉग और ये हो जाएगा 2। आई होप कि सभी चीज़ें समझ में आ गई होगी बच्चों को। क्या लॉग का पहला फॉर्मूला समझ में आया कि इस प्रकार से अगर कोई प्रॉपर्टी रहता है तो क्या तुम लोग समझ लोगे? क्या इस प्रकार का कोई भी कांड अगर तुम लोगों को करने बोले क्या उसमें 100% अपना दे दोगे? क्या कहीं पर भी तुम लोग मिस्टेक करोगे? आई होप कि तुम लोग कभी भी मिस्टेक नहीं करोगे इसमें, ठीक है। ये पहला मतलब ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। ऐसा मत सोचना उसी को सॉल्व कर करके लाए हैं, ये सब एग्जाम्पल है उसका, ठीक है। कर लोगे पहला फॉर्मूला समझ में आ गया? चलो इसे लिख लो। अब देखो इसका दूसरा फॉर्मूला मस्त लगेगा, पूरा मस्त। देखो अगर यदि तुम्हारे सामने ऐसा है लॉग है और यहाँ पर कुछ ऐसा है, क्या है सर, मान के चलो तुम्हारे पास m है और यहाँ पे इंटू है और यहाँ पर n है, इस प्रकार से है, मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे इंटू है। तो कभी भी लॉग और लॉग में जो भी चीज़ें रहेंगे और वो अगर इंटू में रहा तो देखो ये क्या हो जाता है, प्लस में टूट जाएगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर लॉग, यहाँ पे m और प्लस, फिर हो जाएगा लॉग और यहाँ पर हो जाएगा n। समझ रहे हो, मतलब लॉग के अंदर जो भी चीज़ें इंटू में रहेगा वो हर चीज़ से लॉग मल्टीप्लाई हो जाएगा और हर एक चीज़ में क्या चीज़ पॉजिटिव में बदल जाएगा, प्लस 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 में। जैसे एग्जांपल समझाते तुम लोग को, मान के चलो एग्जांपल में ऐसा आ गया तुम लोग को कि मान के चलो तुम्हारे पास है लॉग और यहाँ पर है 8, इसका वैल्यू नहीं जान रहा है, तुम इसको ऐसे लिख सकते हो लॉग 2 × 4 लिख सकते हो। हाँ सर बिल्कुल, इसको और भी तुम कन्वर्ट कर सकते हो इस प्रकार से। अच्छा चलो अभी इतना ही समझाते हैं। मान के चलो इसको इस तरह से, तो देखो इसको क्या लिखोगे, इंटू में है तो log 2 के साथ चला जाएगा, log 4 के साथ, और बीच में प्लस। देखो ये क्या हो जाएगा log 2 प्लस log 4, ऐसा चला जाएगा। आई बात समझ में? अब मान के चलो ये तुम इसको ऐसे भी लिख सकता था log 2 × 2 × 2, ऐसा लिख सकता था। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते थे। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ये हो जाएगा तुम्हारा log 2 प्लस log 2 प्लस log 2, मतलब जो भी चीज़ तुम्हारा इनटू में आया उसको इस प्रकार से तोड़ोगे। आई होप कि सभी चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई है। आई बात समझ में? अरे आई बात समझ में? हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गया। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो
अरे इस तरह का बस खाली कहानी बता रहे हैं। और नहीं तो तुम इसको तो और सिंपल कर सकता था कि 2 का पावर 3 बाहर चला जाएगा, वैसे हो जाएगा। और नहीं तो ऐसे भी कर सकते हो कि इन लोग को जोड़ दीजिए सर, 1 2 3 को हो जाएगा तो ये हो जाएगा सर 3 और ये हो जाएगा सर log 2, ऐसा हो जाएगा। अरे भाई ये सब चीज़ होगा, ठीक है। बट अभी सिर्फ ये समझ रहे हैं कि देखो इस प्रकार का कहानी आ गया इंटू में तो उसको कैसे लिखना है, तो क्लियर है। चलो अभी बनाने का इसको बहुत सारा तरीका हम लोग समझेंगे। देखो अब यहाँ पे समझो, मान के चलो तुम्हारे पास है ऐसा log, यहाँ पर है तुम्हारा 2 और इंटू यहाँ पर है तुम्हारा 3। अब इसको कैसे लिखोगे सर, इसको ऐसा लिखेंगे log 2 प्लस log 3। आई बात समझ में? मतलब जो भी चीज़ इंटू में है बस उसको प्लस में बदल देना log के साथ। आई होप के समझ में आ गया हो। चलो लिखो इसे। चलो अभी तो तुम समझ गया उसका क्या इंटू वाला। अगर मान के चलो तुम्हारे पास ऐसा आ गया था डिवाइड में, जैसे कि log है और यहाँ पर आ गया तुम्हारा m और डिवाइड में आ गया n। अब इसको कैसे करोगे? अरे भाई अगर इंटू में है तो पॉजिटिव में, मतलब अब क्या समझा, डिवाइड में तो क्या चला जाएगा, सब्ट्रैक्ट में चला जाएगा, मतलब ये ऐसा हो जाएगा log। लेकिन ध्यान में रखना पहले जो लिखाएगा वो ऊपर वाला लिखाएगा, ऊपर क्या है m, तो यहाँ हो जाएगा log m माइनस log n। ऐसा नहीं करना नीचे वाला पहले लिख देना, वैसे करोगे तो फिर कांड कर दोगे तुम, ठीक है, फिर वैसे गलत हो जाएगा, ठीक है। इसका एग्जाम्पल समझ लो। मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा होता एग्जाम्पल, मान के चलो तुम्हारे पास दिया हुआ log, यहाँ पर दिया है 2 और यहाँ पर दिया हुआ है 10 to the power 3 दिया हुआ ऐसा। अब इसको कैसे करोगे? अरे भाई ये तो डिवाइड में है ना, तो इसको ऐसे करेंगे log 2 माइनस log 10 to the power कितना लिखोगे? फिर अभी 10 वाला छोड़ देते हैं, 10 वाला भी जब बताएंगे उसके बाद करेंगे। यहाँ पे मान के चलो तुम्हारा 5 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस log 5 ऐसा। देखो कितना आसान है, समझ में आ रहा है? बस खाली प्रॉपर्टी है किसका, लॉगरिथम का। चलो लिख लो इसको। तीसरा समझ में आ गया। अच्छा तीसरा यहाँ तक समझ में आ गया तो तुम लोग को ये भी बता ही देते हैं। अच्छा तीनों का तीनों तुम समझ गया ना कि मान के चलो पहला हम लोग देखे ऐसा कि log 2 का पावर 3, तो ये पावर बाहर चला गया था तो इसको क्या लिखा था 3 log 2। अरे भाई ये दोनों सेम है, मतलब इसको ऐसा लिखा जा रहा है तो इसको भी ऐसा लिखा जा सकता है। जो भी पावर मतलब बाहर दिख रहा है उसको पावर बना सकते हो, याद रखना तुम। जो पावर में था उसको बाहर भेज रहा है तो बाहर वाला तुम्हारा पावर भी बन सकता है, ये बात समझ में आना चाहिए। ये वाला ऐसा होगा, समझ रहे हो? मतलब यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, दोनों सेम है। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम ऐसा लिखे हो log x इंटू वाई और यहाँ पे इसको कन्वर्ट किए हो log x प्लस log y, अरे भाई इसके बदला ये लिखे हो तो इसके बदला ये भी लिखाएगा, समझ में आ रहा है? उसी प्रकार से तुम्हारा ऐसा हो जाए कि log x अपॉन में y, तो ये भाई तुम लिख रहा था ये कि log x माइनस log y, तो अगर इसके जगह में ये लिख रहे हो तो इसके जगह में ये भी लिखाएगा, तो ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। तो यही था हमारे पास 3 फॉर्मूला किसका, लॉग का। आई होप कि तीनों समझ में आ गया होगा। अब हम लोग कुछ वैल्यू याद रखेंगे लॉग का। चलो यहाँ तक लिख लो, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। देखो कितना आसान है यार, सभी चीज़ों का डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसमें भी 3 ही को फॉर्मूला, इंटीग्रेशन पढ़ा है उसमें भी 3 ही 4 फॉर्मूला, ये देखो लॉगरिथम का इसमें भी 3 ही फॉर्मूला। अब क्या चाहिए भाई तुम्हें? अब देखो कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट वैल्यू याद रखेंगे लॉग का। सम इम्पोर्टेंट वैल्यूज़ देखो याद रखो। जैसे कि अगर यदि पहला नंबर अगर तुम्हें ऐसा दे दे log और यहाँ पर 1, मतलब log 1 का वैल्यू कितना होता है, तो log 1 का वैल्यू होता है 0। याद रखना log 1 का वैल्यू अगर वो रहेगा, कहीं पर भी log 1 लिखा है मतलब वो क्या हो जाएगा 0। log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। दूसरी बात, अगर यदि तुम्हें बोल दे log 10, तो log 10 का वैल्यू बोल दे तो ये हो जाता है 1। ये कितना हो जाता है 1। log 10 का वैल्यू कितना हो जाता है 1। क्लियर है? उसी प्रकार से तुम्हारा 3। अच्छा सिर्फ इसी में नहीं, देखो ये क्यों हुआ, क्योंकि सर हम लोग बात कर रहे हैं log, तो log वाला का नीचे कितना होता है बेस 10 और यहाँ पर भी तुम्हारा क्या है 10। अगर दोनों जगह सेम दिखाई देता है तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर तुम्हारा कल को अगर ऐसा देखने को मिल गया तुम्हारा log ln e, तो भाई इसका भी वैल्यू 1 होगा। क्यों? क्योंकि सर ln को कैसे लिखते हैं, ये लिखते हैं सर log और यहाँ पर e रहता है,
अरे ln को बराबर यही तो लिखते हैं, और यहाँ पर तुम्हारा क्या है e, तो देख लो भाई ln e मिल गया, इसी चलते यहाँ पर हो जाएगा 1। तो ध्यान से याद रखना कि log 10 का वैल्यू 1 और ln e का वैल्यू भी 1, इसका मतलब ऐसा, और log 10 का वैल्यू का मतलब ऐसा। तो देखो दोनों जगह सेम होता है तो 1 हो जाता है। तो ठीक उसी प्रकार से ln e को लिख सकते थे ना log बेस e, और यहाँ पर e हो गया तो e सेम। आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो ये दोनों वैल्यू भी समझ में आना चाहिए, ठीक है। और इधर समझते हैं, तो log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0। ठीक उसी प्रकार से हम लोग याद रखेंगे log 2 का वैल्यू, log 2 का वैल्यू कितना होता है तो 0.301, ये याद रखना है। log 2 का वैल्यू कितना होता है 0.301। ठीक उसी प्रकार से हम लोग का चौथा वैल्यू हम लोग को याद रखना है log 3 का वैल्यू। किसका याद रखना है log 3 का वैल्यू। अब log 3 का वैल्यू कितना होता है, तो भाई ये चीज़ हम लोग को याद रखना है। जैसे 1 का ये तो याद ही हो जाएगा, log 10 का ये तो याद ही हो जाएगा, log 2 इसको याद करना कंपलसरी, इसका बहुत ज़्यादा हम लोग यूज करने वाले हैं, ये तो ऑटोमेटिक तुम्हें याद हो ही जाएगा, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से हम लोग log 3 का बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 0.4777 जाते रहता है, तो उसको 478 भी कभी कभी मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी 478 भी मान सकते हो इसको, log 0.477, चलो इतना ही याद रखें। चलो कितना 0.477, कितना 0.477 किसका log 3 का वैल्यू। उसके बाद log 4 का नहीं जानना है, फिर हम लोग जानना है log 5 का। किसका वैल्यू जानना है log 5 का, log 5। देखो log 4 का क्यों नहीं याद रखना है, क्योंकि उसको आसानी से तुम बता सकते हो खुद से। सिर्फ log 2 का वैल्यू याद रखना है, log 3 का, और एक log 5 का। log 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो भाई जैसे हम लोग याद करते जा रहे हैं ना वैसे ही याद करना है। जैसे ये दोनों तो भाई देखते के साथ तुम समझ गया कि log 1 का 0, log 10 का 1। अब याद किसको करना है, सिर्फ इसका। log 2 का बहुत ज़्यादा यूज होगा, ये तो याद रख ही जाना है। कितना होता है log 2 का वैल्यू 0.301, log 3 का वैल्यू 0.477, 0.477, ठीक है। उसी प्रकार से log 5 का याद करना है, log 7 का याद करना है। हालांकि log 5 और log 7 का याद करना जरूरी नहीं है, वो हमेशा क्वेश्चंस में गिवन रहता है, फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करेंगे हम लोग याद रख लेने। ज़्यादातर यूज होगा हम लोग को log 2 और log 3। किसका किसका log 2 और log 3, जो कि हम लोग को कंठस्थ याद होना चाहिए, मतलब याद होना चाहिए, जिसमें से 99% तुम्हें यूज होगा वो log 2 का। किसका log 2 का, बस 0.301, बस खत्म कहानी, ठीक है। इसका होता है 0.698, किसका log 5 का। log 5 का कितना होता है 0.698। और फिर हम लोग उसी तरह से जब छठा नंबर जाएंगे तो हम लोग ऐसा नहीं कि log 6 का याद रखेंगे, log 6 का याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखेंगे हम लोग log 7 का। किसका याद रखेंगे log 7 का, बस किसका याद रखेंगे log 7 का, log 2, log 3, log 5 और log 7, बस इतना ही याद रखना है। बाकी कुछ भी आ जाएगा ना सबको तुम लिख सकते हो। 0.845 ये किसका होता है log 7 का। अब देखो हम लोग के सर log का वैल्यू तो बहुत हो सकता है, जैसे आप बताएं कि log 1, तो log 2 का बताएं, log 3 का बताएं, log 4 का क्यों नहीं बताएं सर। अरे भाई मूर्ख, उसको याद ही नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि उसको तुम खुद जनरेट कर सकते हो। कैसे, आओ समझाते हैं तुम लोग को। क्यों नहीं बताएं उन लोग को, देखो क्यों नहीं बताएं उन लोग को। सिर्फ तुम्हें इतना ही चीज़ याद रखना है 6 को, जिसमें log 1 0, बस इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना, इसको याद रख लेना, इसको, बस 4 चीज़ याद रखना है बस। अच्छा सर 1 गए, 2 गए, 3 गए, 4 क्यों नहीं जाएं सर। 4 इसलिए नहीं गए क्योंकि देखो अभी कितना आसानी से तुम बता सकते हो। अगर यदि तुम चलते हो log 4 का, अरे भाई इसका वैल्यू क्यों याद रखना, जब हम लोग log 2 का वैल्यू याद रख चुके हैं तो क्यों। देखो log 4 को तुम ऐसे लिख सकते हो log 2 का पावर 2। अरे भाई लिख सकते हो, 4 के बदले लिख सकते हो 2 का पावर 2। और नहीं उतना लिखोगे तो क्या ऐसे लिख सकते हो ना, log 2 इंटू log, मतलब 2 इंटू 2। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या इसको ऐसा ही लिखोगे log 2 का पावर 2। हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। क्या हम लोग जानते हैं log का प्रॉपर्टी जो पावर होता है वो बाहर निकल जाता है। हाँ सर, तो 2 इंटू log 2। हाँ सर बिल्कुल। क्या हम लोग log 2 का वैल्यू रटे हुए, अरे भाई log 4 का रटने की क्या जरूरत, हम लोग को log 2 का वैल्यू जानते हैं ना। तो log 2 का वैल्यू जानते हैं, कितना जानते हैं 0.301 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 0.603। क्या दिक्कत हुआ,
नहीं नहीं, तुम हमें बताओ कि क्या दिक्कत हुआ। अरे भाई log 2 का वैल्यू जब जान गए तो log 4 का याद करने की क्या ज़रूरत, फिर log 5 का जान गए, log 6 का क्यों नहीं बताएं सर। अरे भाई देखो अभी बताते हैं तुम लोग को log 6 का वैल्यू क्यों नहीं बताएं। देखो अगर यदि तुम्हारे सामने log 6 आ गया, अरे भाई इसको लिख सकते हो तुम log 2 इंटू 3, हाँ सर बिल्कुल। अच्छा log का प्रॉपर्टी तुम जान रहे हो कि सर जब इंटू होता है तो प्लस में हो जाता है, मतलब log 2 प्लस log 3, हाँ सर बिल्कुल। अरे भाई 2 और 3 का तो तुम तो रट चुका है, अब तुम्हें 6 का क्यों रटने की जरूरत। तो देखो कैसे बिठाओगे, log 2 का वैल्यू सर 0.301 बिठा दिया, हाँ सर बिल्कुल बिठा दिया, प्लस log 3 का वैल्यू सर अभी हम लोग याद किए कि 0.477, अरे यही तो होता है, हाँ सर। अब जोड़ करके बता दो, यहाँ हो जाएगा सर 8, यहाँ हो जाएगा सर 7, ये हो जाएगा सर 7, अरे देखो 0। क्यों रटना भाई log 6 का, तुम हमें बता दो रीजन 1 मिनट के लिए कि तुम log 7 मतलब log 6 का वैल्यू क्यों रटोगे। इतना तुम रटने चाहता, बता log 6 का वैल्यू इतना होता है, अरे क्यों रटना भाई, दिमाग यूज करना हम लोग को। तो वो सब जो इससे पहले जो हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े क्यों पढ़े, यही सब कुछ सॉल्व करने के लिए ना, खत्म कहानी। तो हम लोग समझ गए सर log 6 का। अब देखो log 1, log 2, log 3, log 4 का निकालना सीख गए, log 5, log 6 का निकालना सीख गए, log 7, log 8। सर log 8 का कैसे निकालेंगे सर, अरे भाई वो कौन सा बड़ा खेल। चलो इतना लिख लो, पहले वीडियो को पॉज कर लो। चलो अब देखो log 8, अरे भाई क्या ही दिक्कत है log 8 के लिए, सेम निकलेगा वैसा ही। देखो सारा कुछ तुम निकाल सकते हो, अगर log 8 तुम्हारे सामने अगर कभी दिख भी गया, देखो कितना आसानी से निकाल सकते हो। सर इसके बदले हम लोग लिखेंगे log 2 इंटू 2 इंटू 2, इतना ही लिखोगे। सर इसके बदले हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, log 2 का पावर 3 लिख देंगे। फिर यहाँ सर यहाँ पे देखो पावर बाहर, मतलब 3 इंटू ये हो जाएगा हम लोग को log 2 हो जाएगा। सर हम लोग 3 इंटू log 2 का वैल्यू जानते हैं 0.301। सर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.903। अब बताओ क्या रटने की जरूरत पड़ा, क्या तुम ये रटोगे कि 0.8 का वैल्यू होता है 0.9, क्यों रटना, अरे क्यों रटना। जब तुम दो चीज़ को रट चुके हो तो उसके बाद तो सब कुछ निकाल ही लोगे ना आसानी से, तो मेंटली यहाँ पे टॉर्चर क्यों देना अपने आप को, बस आसान हो गया। अब उसी प्रकार से देखो log 9 का, अरे भाई log 9 का तो और आसान है उसी प्रकार से। अब मान के चलो log 9 तुम्हारा दे देता है और उसके लिए रटने जाता है, अरे भाई मूर्ख क्यों बन रहे हो ये सब रटने में। देखो दिमाग से खेलो। सर यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं log 9 को कैसे लिख सकते हैं, सर 3 का पावर हम लोग लिख सकते हैं 2, अरे 3 3 9, अरे भाई फिर तुम लोग उड़ गया। देखो 9 को लिख सकता है 3 इंटू 3, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। सर इसको लिख सकते हैं हम लोग log 3 का पावर 2, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। अरे भाई log का प्रॉपर्टी होता है जो पावर वो बाहर, तो इसको लिख सकते हो 2 और यहाँ पे log 3। अब बताओ log 3 का वैल्यू नहीं जानता, जानते हैं सर, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 0.477। तो इस मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 1 15 और फिर 4 दूनी 8 और 1 9। कौन रटेगा, तुम रटोगे ना, बताओ तुम रटोगे इसको, क्यों रटोगे जब तुम्हारे सामने सब कुछ निकल जा रहा है। तो अब फिर वही log 10, अरे भाई log 10 का वैल्यू तुम जानते हैं, बस इतना ही वैल्यू पूछता है, इसके अलावा कुछ नहीं वैल्यू पूछता है। तो अब समझ में आ गया कि सर हम लोग कैसे खेलेंगे। सर ये तो याद हो गया, ये भी याद हो गया, सर इसको याद रखना है और इसको याद रखना है, बात खत्म। बाकी ये दो ऐसा चीज़ है प्राणी जो कभी कभी क्वेश्चन में दिया रहता है, कभी नहीं दिया रहता। लेकिन मेरी बात समझो, जब भी तुम्हें log 5 और log 7 यूज करने को बोलेगा क्वेश्चंस में, वो दे रखेगा, बगल में लिख देगा कि log 7 का वैल्यू इतना होता है, log 5 का वैल्यू इतना लेना है, वो बोल देगा। लेकिन जब log 3 और log 2 का बात आएगा वो कभी नहीं लिखेगा, वो लिख भी सकता है नहीं भी लिख सकता है, लेकिन जब log 5 और log 7 की बात होगा वो लिख देगा तुम्हें क्वेश्चंस में कि इसका वैल्यू इतना होता है। तो इसका मतलब क्या समझे कि सर हम लोग को log 2 और log 3 का वैल्यू हमें दिमाग में सेट कर लेना है। कितना होता है, log 2 का वैल्यू होता है 0.301, log 3 का कितना होता है 0.477। अच्छा होगा जब तुम इन लोग को भी याद रख लो, ये तुम्हारी चॉइस के ऊपर कि मान के चलो बहुत टफ बना दिया और उसमें दिया ही नहीं है। टफ कैसे हो सकता है जब log 5 और log 7 का वैल्यू नहीं दिया हो। तो भाई अगर तुम्हें एफिशिएंसी है तो इसको याद रख लो, 0.698 होता है, इसका 0.845 होता है, खत्म कहानी। नहीं रटोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ये सब दिया रहता है। बाय चांस की बात कर रहे हैं कि अगर वो खेला खेल गया तुम्हें दिया ही नहीं, भाई उसके लिए याद कर लेना। बाकी बीच वाला का तो याद करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि तुम खुद ही निकाल सकते हो ड्राइव करके। तो ये था हमारा पूरा बेसिक प्रिंसिपल जो हम लोग लॉगरिथम का हम लोग यूज कर लिए। आई बात समझ में। अब देखो मैथमेटिकल में हम लोग को कैसे कैसे यूज करना है। यहाँ तक लिख लियो, चलो मैं बगल हो जाता हूँ, इसे लिख लो।
चलो अब देखो कैसे खेल खेलेगा हम लोग को ना, बहुत ही दशमलव खेलेगा। जैसे वो क्या करेगा, कभी हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो वो ऐसा यूज हो जाएगा, log 0.3 यूज हो जाएगा। अरे भाई इसको कौन जानता है इसका वैल्यू, लेकिन तुम हमारा स्टूडेंट हो, देखो कितना आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो यहाँ हम लोग लिखेंगे इसको सर log सर, इसको दशमलव को हटा देंगे, हटाएंगे तो हम लोग को क्या हो जाएगा सर, यहाँ 3 और नीचे हो जाएगा सर 10। क्यों? क्योंकि एक डिजिट के बाद था। अब देखो भाई कहाँ तुम बोका बन रहा था, देखो log 3 माइनस log 10। अरे भाई m/n, अरे डिवाइड में रहता था उसको माइनस में लिखता था। हाँ सर, अब देखो log 3 का वैल्यू जानता है, log मतलब 0.477 माइनस log 10 का वैल्यू 1। अरे भाई तुम लोग कहाँ जा रहे फंसने, बताओ 1 में माइनस कर दो कितना हो जाएगा सर, यहाँ हो जाएगा 3, फिर यहाँ पे 9 में तो 2, फिर यहाँ पे 9 में तो 5, इतना। क्या तुम्हारे बस की बात था इसको रटने का? बस की बात है रटने का? ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुम सॉल्व करने वाला है आज नहीं, मतलब नेक्स्ट क्लास में ऐसा ऐसा तुम सॉल्व करेगा जब न्यूमेरिकल हम लोग बताएंगे वहाँ पे। तो सोचो इस तरह का सवाल को कैसे सॉल्व करता, तो लॉगरिथम का प्रयोग करके, लॉगरिथम का कंसेप्ट ही नहीं पता बच्चा को तो कहाँ से उसको बना पाएगा। तो इसी चलते भाई बहुत ही ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, वो ऐसे बच्चों के लिए भी जो मैथमेटिक्स है उसका बैकग्राउंड, वैसे बच्चे के लिए भी जो इसका मैथ बैकग्राउंड नहीं है। क्योंकि अक्सर मैंने देखा है जिन लोगों का मैथमेटिक्स बैकग्राउंड है उन लोग भी ये सब चीज़ नहीं जानता भाई, छोटा छोटा चीज़। अब देखना कल जब हम उसको बताएंगे अगले कॉन्सेप्ट को, देखना कितना आसानी से सब चीज़ तुम लोग समझेगा, कितना आसानी से तुम लोग समझेगा, हर एक न्यूमेरिकल कितना आसानी से तुम लोग बनाएगा सब। ठीक है, चलो इससे सॉल्व कर लिया, अब चलो इसको सॉल्व करके तुम लोग दिखा दो भाई। अगर मान के चलो तुम्हारे सामने ऐसा है, लॉग है, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है तुम्हारा ऐसा ऐसा लिखा हुआ है, मान के चलो कैसा, तो मान के चलो 2 कैसा लिखा हुआ है, कैसा दे दे तुम लोग को, कैसा दे दे, मान के चलो ऐसा दिया हुआ है 0.9 दिया हुआ है, या फिर मान के चलो तुम्हारे पास दिया हुआ है 0.6। इसका वैल्यू निकालो, कैसे निकालोगे सर, इसका हम लोग निकालने जाएंगे तो ऐसे लिखेंगे log 6/10 लिखेंगे सर इसको लिखेंगे log 6 माइनस log 10 ऐसा लिखेंगे सर। हम लोग यहाँ पे log 6 को ऐसे लिख सकते हैं log 2 इंटू 3 ऐसा लिखेंगे सर, माइनस log 10। अब यहाँ से सर 2 इंटू 3 को ऐसे लिख सकते हैं log 2 प्लस, क्योंकि इंटू में है, फिर यहाँ हो जाएगा सर log 3 और माइनस log 10। अब देखो सबका वैल्यू बिठा दो, log 2 का वैल्यू 0.301 प्लस log 3 का वैल्यू 0.477 माइनस log 10 का वैल्यू 1। अब सॉल्व कर लेना भाई, जो भी आएगा आंसर। देखा खिलाड़ी नंबर 1 कैसे बन गया तुम लोग। तो यही था भाई हम लोग का पूरा कहानी। अब अच्छा बहुत सारा एक चीज़, चलो उसको भी अभी बता ही देते हैं, क्यों सब चीज़ बचेगा कि ऐसा करते हैं कल वाला बता देंगे, अरे जो नहीं बता देंगे लिमिट वाला। अच्छा चलो इसको लिख लो, उसको बता ही देते हैं भाई, जब बेसिक चल रहा है तो बेसिक में उसको भी कंप्लीट कर ही देते हैं। चलो अब जैसे कि हम लोग है ना अभी रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो रिएक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को जैसे रहेगा ए से जा रहा है बी, अरे ये तो जा रहा है ए से जा रहा है बी में। अब जैसे हम लोग को क्या होता है कि जानते हैं सर केमिकल रिएक्शंस में कि रिएक्टेंट क्या होता है, घटता जाता है, प्रोडक्ट हम लोग को क्या होता है, बढ़ता जाता है। अरे यही तो होता है ना कि स्टार्टिंग में जो रिएक्टेंट होता है वो सर डिकम्पोज होता है, टूटने लगता है, प्रोडक्ट हम लोग को बढ़ने लगता है। अब हम लोग को क्या करना है, रेट निकालना होता है। क्या चीज़ निकालना होता है, रेट निकालना होता है कि कितना स्पीड से वो चेंज हुआ। अरे भाई कितना स्पीड से चेंज हुआ हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, क्योंकि हम लोग वहाँ पे क्या है सर, अभी कुछ और चेंज हुआ होगा, अभी कुछ और चेंज हुआ होगा, अभी कुछ और चेंज हुआ होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं केमिकल रिएक्शंस में ऐसा नहीं है कि सेम रेशियो से वो चेंज होता रहता है। कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान के चलो ये 10 था स्टार्टिंग में, या स्टार्टिंग में 0 था, ये 10 में से स्टार्टिंग में पता चलेगा कुछ समय में, मान के चलो ये टाइम t = 0 पे है और ये टाइम t = 1 सेकेंड पे बात करते हैं, तो ये 1 टूटेगा और ये 1 बनेगा, ठीक है। अब मान के चलो ये बचा कितना, 9 बचा। अब मान के चलो टाइम t अगर हम लोग 5 सेकेंड में जाते हैं तो पता चलेगा ये 10 में से कितना टूट गया सर, ये 10 में से हम लोग को टूट गया कितना, 6 टूट गया। तो मतलब हम लोग को सेम रेशियो से वो बढ़ता घटता नहीं रहता है। तो हम लोग को कैसे पता चलेगा सर कि उसका रेट कितना हम लोग को चेंज हुआ है, क्योंकि देखो टाइम कभी कभी क्या होता है कि कोई रिएक्शंस कर रहा है तो स्टार्ट में कुछ बहुत टाइम लगेगा जिसमें से वो रिएक्ट ही नहीं किया है,
तो हो सकता है 10 मिनट हो गया, 10 मिनट तक वो रिएक्ट ही नहीं किया। जैसे 11 चलेगा वो बहुत सारा हो जाएगा, 12 मिनट हुआ बहुत सारा चेंज हो जाएगा। तो सर हम लोग को पता कैसे चलेगा कि वहाँ पे कितना कितना चेंज हुआ है? तो हम लोग ओवरऑल चेंजेस को बताना पड़ता है। तो हम लोग वैसी स्थिति में क्या करते हैं, कितना चेंज हो रहा है ना उस रिएक्शंस में, कितना उसका रेट चेंज हो रहा है, उसको जब निकालने जाता है टोटल हम लोग को निकालना है कि टोटल चेंज कितना होगा। तो टोटल चेंज निकालने के लिए भैया तो हम लोग छोटे छोटे टुकड़े को जोड़ना पड़ेगा कि 1 सेकंड में इतना चेंज हुआ, 2 सेकंड में इतना चेंज हुआ, 10 मिनट में इतना चेंज हुआ, 1 घंटा में इतना चेंज हुआ। तो हम लोग को टोटल ना बताना है कि कितना चेंज हुआ है। तो हम लोग से छोटे छोटे चीज़ों को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हम लोग बड़े चीज़ों में बता पाएंगे कि कितना चेंज हुआ है टोटल। तो वैसी अवस्था में हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। हम लोग को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं ना, तब हम लोग को कंक्लूजन निकलता है कि अच्छा हम लोग को कितना चेंज हुआ है। तो इस प्रकार का कहानी में हम लोग को यूज करना पड़ता है वो लिमिट वाला, कि कहाँ स्टार्टिंग में था और फाइनल कहाँ तक जा करके पहुँचा है। तो वैसी अवस्था में इसको हम लोग क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जैसे अभी एक एग्जांपल के तौर पर तुम लोग को बताते हैं ऐसा, कैसा देखो, हालांकि अभी इसको समझना ठीक नहीं था, उसको जब हम लोग स्टार्ट कर देते ना कल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वहाँ से हम लोग इस चीज़ को समझते बहुत अच्छे से समझ सकते थे। खैर कोई बात नहीं, अभी सिंपल समझो, इसी प्रकार से सिंपल समझो। मान के चलो हम लोग कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे मान के चलो ए है, ठीक है, ए से जा रहे हैं हम लोग बी, ठीक है, यहाँ पे स्पीड इसका चेंज हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, इसी प्रकार से। तो हम लोग जैसे एक डिफ्रेंसिएशन हम लोग मान के चल रहे हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में हम लोग को क्या था 0, या फिर मान के चलो स्टार्टिंग में हम लोग को क्या था 10। अरे सुनो, एक बात सुनो, तुम लोग सिंपल से बात समझो इसको, क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं कि तुम हम लोग फिजिक्स वाले स्टूडेंट ही इसमें देख रहे हो, तुम लोग देख रहे हो तो केमिस्ट्री वाले स्टूडेंट देख रहे हो ना, समझ रहे हो ना। तो हम लोग को इस चैप्टर में हम लोग को यूज होना है आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, क्योंकि अभी है ना इसको रिलेट कर पाना बहुत ज़्यादा तुम लोग को वो हो जाएगा। तो अभी सिंपल अभी तुम लोग को क्या छोड़ देते हैं, अभी बहुत सारा मैथमेटिकल टूल्स बताए, तो इसको तुम लोग अच्छे से तुम लोग कवर कर लो पहले, ठीक है। और नोट्स पहले बता दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वर्बली हाँ सीख गए भाई, जितना चीज़ तुम लोग को बताया है ना उस चीज़ को कॉपी में लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक तुम लोग लिखोगे नहीं तब तक तुम्हारे माइंड में सेट नहीं होगा। तो जितना चीज़ बताया है सब चीज़ को तुम लोग कवर करोगे, उसको रिवाइज करके नेक्स्ट लेक्चर्स को देखोगे। तो नेक्स्ट लेक्चर्स हम लोग जब शुरू करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, जिसमें से इंटीग्रेटेड लॉ हम लोग को पढ़ने वाले हैं पूरा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड हम लोग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो वहाँ पे पूरा ड्राइव करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग इंटीग्रेशन जो हम लोग कर रहे थे ना, जो लिमिट वाला, उसको प्रयोग करेंगे। तो वहाँ पे हम लोग कोरिलेट करके समझाएंगे। अभी क्या मैथमेटिक्स फिजिक्स वाला कंसेप्ट लेकर के यहाँ पे समझाए, बहुत दिक्कत होता है वैसे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लंबा सेशन भी हो जाएगा। तो वही चीज़ को हम लोग कल समझाएंगे, तो उसको चुटकी में तुम लोग समझ जाओगे। तो चलो हम लोग इसको नेक्स्ट लेक्चर्स में ही समझेंगे, ठीक है। तो आई होप कि जितने भी विद्यार्थी बायोलॉजिक बैकग्राउंड से थे, चाहे जिसको कुछ नहीं आता था, हर एक विद्यार्थी को समझ में आ गया होगा कि मैथमेटिकल टूल्स को यूज कैसे करना है, चाहे वो डिफरेंशिएशन हो, चाहे वो इंटीग्रेशन हो, चाहे वो लॉगरिथम का हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।